हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य 360 डिग्री पे। जो हमारी ये सीरीज शुरू हो रखी है, इस सीरीज का आज भारत के भूगोल का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं, यानी 3 लेक्चर का मतलब कि 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और ये इसमें चौथा टॉपिक है, चौथा पार्ट है। इससे पहले हमने कक्षा 6, 7, 8 की जो इतिहास की एक सीरीज हमने शुरू की थी, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। जिन लोगों ने वो नहीं देखी है, वो उस सीरीज को भी देखें और उससे आप लोगों का इतिहास का एक बेसिक जो नॉलेज है, कंसेप्ट है, वो आपका क्लियर होगा। और यहाँ पे हमने जो भूगोल का शुरू किया है, कक्षा 9 से शुरू किया है। और आज का जो टॉपिक है जलवायु, और जलवायु में हम जलवायु भी देखेंगे जो सभी जगह के लिए लागू होता है। और फिर जो है भारत की जलवायु, मुख्य जो रहेगा वो भारत की जलवायु पे फोकस रहेगा यहाँ पे। तो ये हमने जो शुरू किया है कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी के संपूर्ण पाठ्य वस्तु, और एनसीईआरटी में हमने इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, अभी तो 2 ही विषय का अभी प्रारंभ है, लेकिन धीरे धीरे इसमें सभी विषयों की पाठ्य वस्तु जो है सारांश रूप में आएगी, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होगी। यहाँ पर मेरे 2 कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और आप इसके जो कमेंट बॉक्स है यूट्यूब चैनल का, उसमें आप लोग कमेंट कीजिए जो भी आपको जैसा लगता है, और कुछ ना कुछ उसमें कमेंट कीजिए। और आप लोग जो है ये आपको यदि पसंद आता है, आप इसको जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये चैनल आगे बढ़े। और आप ही लोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरा साथ दे रहे हैं, और ये चैनल जितना आगे बढ़ेगा उतना हम इसमें जो है और अच्छा से अच्छा काम कर पाएंगे, अच्छे से अच्छे जो है इसमें कंटेंट लाएंगे, और इसको ये हमेशा चलता रहेगा, ये हमेशा आगे जो है आदतन होता रहेगा। और जितना मेरे से होगा मैं इसको जो है और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जो भी आपके लोग जानने वाले हैं। टॉपिक थोड़ा से लंबे हैं, हम इसमें जो ये टॉपिक थोड़ा लंबे इसलिए हो रहे हैं कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी, और उसमें हम सिर्फ से ऑनलाइनर में ही बात नहीं कर रहे, बल्कि एक समझ को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप जो है परीक्षाओं में किसी प्रकार से भी प्रश्न को यदि घुमाया जाता है या उसकी प्रकृति को बदला जाता है, तो आपका जो है उसका आंसर गलत होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाए। इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम सीधे जो है टॉपिक जो जलवायु है उस पर बात करते हैं, और क्या है जलवायु, इसमें क्या दे रखे उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जल और वायु 2 तत्व यहाँ पे है। तो किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की बात हो रही है कि जो वहाँ का नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसको समझने के लिए 3 मूल तत्व बताए गए हैं, और वो मूल तत्व बताए गए हैं स्थल, वहाँ की स्थलाकृति, वहाँ की बनावट कैसी, स्थलाकृति कैसी है, पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, घाटियां हैं, पठार है, मैदान है, समुद्र तटीय क्षेत्र है। तो वो स्थलाकृति, वहाँ का अफवाह तंत्र कैसा है, किस किस प्रकार की वहाँ पे नदियाँ, बड़ी नदियाँ कितनी, छोटी नदियाँ किस किस तरफ नदियाँ बहती है, उनकी सहायक नदियाँ कैसी है, और वहाँ का जो वायुमंडलीय है, तो वायुमंडल वाला जो है, आज हम ये जो जलमंडल है, वायुमंडल, जलवायु है, ये वायुमंडलीय इसको जो है समझेंगे। तो ये मूल तत्व में हमारे जो है 2 हो चुके हैं। स्थल आकृति, भारत की जो है हमने स्थल आकृति हमने देखी है। हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो इस जो है
स्थल आकृतियों पे था, और जो दूसरा टॉपिक था हमारा वो अफवाह तंत्र पे था। तो भारत की जो है हमने नदी जो तंत्र देखा वो जो है हमने देखा, तो भारत का भौतिक स्वरूप पहले में, और दूसरे में जो है अफवाह तंत्र। जो पहला था हमारा उसमें था भारत के आकार और विस्तार, तो वो हमने आकार और स्थिति देखी। और ये एक एनसीईआरटी हम लोगों को जो है एक क्रम से, हम क्या करते हैं कि कभी कुछ पढ़ते तो क्रम से नहीं पढ़ते हैं, और क्रम से पढ़ने से जो है हमें पहले आकार स्थिति के बारे में पता लगे, उसके बाद जो है भारत की जो भौतिक स्वरूप उसके बारे में पता लगे, भौतिक स्वरूप इसका कैसे है, फिर वहाँ पे जो नदी तंत्र वो कैसा है वहाँ पे, फिर वहाँ की जो है जलवायु कैसी है, फिर उसके बाद जो है आगे वहाँ पे जीव जंतु कैसे है, वहाँ की वनस्पति कैसे। तो इस प्रकार से जो है हम एक क्रम से, इसमें एनसीईआरटी हमें एक क्रम से सिखाती है। तो इसलिए लोग एनसीईआरटी को ज़्यादा पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की बेसिक समझो। एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी हुई है तो इसको समझना थोड़ा सा जटिल पड़ता है, इसलिए यहाँ पर उसको समझना 2-3 बार यदि पढ़ेंगे तब जाके आप लोग जो है उसे समझ पाएंगे। तो थोड़ा विकसित करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम और जलवायु, और मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं, मौसम की कौन कौन सी अवस्थाएं आती है और कौन कौन सी उसमें विविधताएं रहती है। विविधताएं मतलब कि कहीं पे जो है यदि मानसून का मौसम है तो मानसून में क्या सब जगह एक जैसे मानसून चल रही है या उसमें विविधताएं हैं, तो उसकी जो अवस्थाएं आई है, मानसून की अवस्था आई है, और क्या उसमें विविधताएं हैं, क्या एक जैसे ही है या उसमें अंतर है। अब एक जैसे तो भारत में नहीं होते कि सारे भारत में एक ही बार बारिश होगी या एक बार शीत ऋतु होगी तो सब जगह जो है एक समान ठंड पड़ रही होगी, ऐसा नहीं है। कहीं पे तो जो है पानी भी जम जाता है और कहीं पे मौसम सामान्य रहता है। तो उसमें ये जो मौसम और जलवायु है ये एक ही चीज के लिए जो है प्रयोग किया गया, लेकिन शब्द अलग अलग है, और शब्द जो है अलग अलग है, मौसम और जलवायु। तो मौसम क्या है, तो मौसम में हम जो है इन दोनों में हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र में, और उसमें क्षेत्र कैसे होना चाहिए, बड़ा क्षेत्र होना चाहिए और बड़ा समय होना चाहिए, लंबा समय होना चाहिए। तो लंबे समय तक यदि हम कहें कि मौसम का अध्ययन करते हैं, और मौसम का अध्ययन मतलब वहाँ की जो है जलवायु, वहाँ के जो है पवनों का अध्ययन किया, वहाँ की जो है दाब का अध्ययन किया, वहाँ का ताप का अध्ययन किया, वहाँ के जो है आर्द्रता का अध्ययन किया, वहाँ का वर्षण का अध्ययन किया, एक लंबे समय तक, एक लंबे पीरियड तक, यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में बारिश हो रही है तो किस समय यहाँ पर बारिश हो रही है, कौन सा समय है बारिश का। और कम से कम जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि 30 साल तक, यानी 30 वर्ष से अधिक समय तक यदि हमने ऐसा अध्ययन किया और हमें पता लगा कि जून जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश होती है और सर्दी कब पड़ती है, तो हमने कम से कम 30 साल तक ऐसा अध्ययन किया कि हाँ इस समय जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो है सर्दियां शुरू हो जाती है या सर्दियां पड़ती है, अक्टूबर के लास्ट से शुरू हो जाती है और नवंबर दिसंबर में कुछ सर्दी पड़ती है, उसके बाद मार्च अप्रैल में जो है गर्मी शुरू हो जाती है। तो ऐसा अध्ययन हमें 30 वर्ष से अधिक समय का हमें ऐसा मिला कि एक जैसे ही स्थिति है तो उसे जलवायु कहते हैं। और मौसम क्या है, तो मौसम इन्हीं चीजों का जो हमने अभी तक देखा कि आर्द्रता है, वहां पे तापमान है, वहां पे दाब है, वहां पे जो है वर्षण है। तो एक छोटे समय का जो अध्ययन होता है, छोटे समय का मतलब कि एक दिन में ही जो है कभी कभी हो जाता है कि एक दिन में ही मौसम चेंज हो जाता है। हम कहते हैं कि आज मौसम जो है बदला हुआ है, या आज मौसम जो है सुबह कुछ और था शाम को कुछ और हो गया, या एक हफ्ते तक जो है हो सके एक हफ्ते तक एक जैसे हो, धूप ही धूप है, एक हफ्ते तक ऐसा बादल ही बादल है, एक हफ्ते तक ऐसा बारिश ही बारिश है, तो उसे मौसम कहेंगे। कम समय का दिन, कुछ दिन, सप्ताह, या एक दिन में जो है 2-3 बार जो है एक दिन में बदल जाए, उसे मौसम कहेंगे। और जलवायु लंबे समय का, ये हम जो है यहाँ पे क्लियर हो गए। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के जलवायु की अवस्थाओं को बताता है। अब मौसम एक विशेष समय में और एक क्षेत्र का हो रहा है, और जबकि जो है ये भी जो है एक क्षेत्र, लेकिन इसमें जलवायु में बड़ा क्षेत्र होना चाहिए, कोई छोटे क्षेत्र नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो है एक क्षेत्र के जलवायु जलमंडल की अवस्थाओं को बताते हैं। मौसम तथा जलवायु के तत्व, अब इन दोनों के तत्व, मैंने कहा है कि दोनों एक ही चीज है तो इनके तत्व भी एक ही होंगे, लेकिन एक में जो है कम समय के लिए अध्ययन हो रहा है, एक में लंबे समय के लिए हो रहा है।
तो यहाँ पर जो है इनके जो तत्व है वो क्या है, तापमान। तो हमने देखा कि तापमान, किसी क्षेत्र का तापमान, तो आजकल जो है गर्मी है तो हमें पता लग रहा है, तो ये जो है कुछ समय के लिए तापमान, एक सप्ताह तक, या जो है एक, अब जब यदि लंबे समय तक हमने देखा इस समय तापमान जो है जून जुलाई में, मई जून में जो है तापमान उच्च रहता है। और किस क्षेत्र में उच्च रहता है, उत्तरी भारत में उच्च रहता है, दक्षिण भारत में, कर्क रेखा, मकर रेखा, जो भी क्षेत्र है, और वो हमने कहा कि वहां की जलवायु ऐसी है। और वहां का जो है दिन के हिसाब से, या जो है कुछ सप्ताह के हिसाब से हम देखें, तो वहां पर जो है हमने कहा कि यहाँ का मौसम आज के लिए, वायुमंडलीय दाब क्या है वहां पे, वायुमंडल में दाब जो है, दाब ज्यादा है या कम है, तो पवन कैसे चल रही है, और आर्द्रता वहां पे, तथा वर्षण कैसा है। तो इन सब का हम अध्ययन करते हैं। मौसम और जलवायु की ये तत्व है। मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में कई बार बदलती है। अब मौसम की अवस्था कहा जा रहा है कि ये जो है दिन में भी बदल जाती है, दिन में भी कई बार चेंज हो जाती है। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्षा को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस आधार पे जो है महीनों के औसत या वायुमंडलीय अवस्था के आधार पे जो है पूरे वर्ष को क्या किया जाता है कि जो है ऋतु में वो जो है बांटा जाता है। तो ऋतु में जो बांटा जाता है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु, ऐसे जो है 6 ऋतु ही हैं। वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, हेमंत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, और बसंत ऋतु है। लेकिन मुख्य रूप से यदि देखें तो 4 ऋतु ही हैं। 4 ऋतु में जो है जो मुख्य ऋतु है वो है वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ये 4 ऋतु मुख्य रूप से 4 ऋतु है। तो अब यहाँ पे है कि मानसून जो शब्द है इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। शाब्दिक अर्थ मौसम का जो है शाब्दिक अर्थ जो है मौसम है। अरबी भाषा के जो है शब्द जो है, अरबी भाषा के जो शब्द है मौसम, इससे मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम, तो मौसम जो शब्द है ये मौसम शब्द से हुआ है, और ये अरबी भाषा के जो है शब्द मानसून शब्द जो है इसको तो अरबी भाषा के मौसम शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम। अब ये कहाँ से आया है, तो मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। अब ये ऋतु के अनुसार परिवर्तन इन लोगों ने जो है कैसे देखा, तो ये जो है इन्हें कैसे लगा कि ये जो है ऐसा हो रहा है, ऋतु में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब अरब के लोग व्यापार करने के लिए आते थे भारत में, तो ये आते थे इधर जो है अरब जो कंट्रियां हैं जहाँ पे अरबी भाषा बोली जाती है, वो मुख्यतः अरब कंट्रियां कहलाती है। और वैसे जो है अरब सागर से, लेकिन अरब सागर ने जो भूमध्य सागर इत्यादि वो उससे भी लगे हुए देश, तो जहाँ पर अरबी भाषा बोली जाती है वो अरब कंट्रियां हैं। तो जब अरब देश के व्यापारी आते थे इधर हिंद महासागर से, हिंद महासागर मतलब ये हिंद महासागर है, तो जो ये अरब सागर है ये भी हिंद महासागर का ही हिस्सा है। तो यहाँ से जब ये आते थे इधर से, इधर अफ्रीका वाले क्षेत्र से व्यापार करने के लिए आते थे, तो इन्हें कभी तो व्यापार करने में कठिनाई आती थी, और कभी व्यापार करने में सुगमता होती थी, और कभी इन्हें ऐसा महसूस होता था कि इनके जो है नाव सीधे तट के किनारे पहुंच जाती थी, और कभी जो है इनको जो है जब ये वापस होते थे तो इनके जो है नाव सीधे जो है अफ्रीका तट पे पहुंच जाती थी, और कभी इनको जो है असुविधा होती थी। तो इन्होंने लंबे समय तक जब अध्ययन किया, लंबे समय तक देखा कि किस समय ऐसा होता है, कौन सा समय ऐसा है कि जिस समय इनकी नाव जो है सीधे भारत से वापस जाएं और सीधे यहाँ अफ्रीका के तट पे पहुंच जाए, और कौन सा समय ऐसा है साल में जिस समय इनकी नाव जो है सीधे इधर के लिए इस तट पे पहुंच जाती थी। तो जैसे आजकल जून जुलाई में ये आते थे, तो जून जुलाई में जो है अभी हम जब देखेंगे, जब जो है जो हमारी मानसूनी हवाएं हैं उनको देखेंगे, तो जून जुलाई में जो है जो हमारी ये हवाएं हैं ये ऐसे इंटर करती इधर से, और ये क्या करते हैं कि ये इस तट की तरफ से और यहाँ जो है भूमि की तरफ इधर के लिए चलती है, समुद्र से भूमि की तरफ। तो इस समय इनके जहाजों को तट पे पहुंचने पे आसानी होती थी,
और जब जो है सितंबर अक्टूबर में हवाएं वापस चलती थी, यहाँ से वापस चलती है, चलती थी नहीं वापस चलती है, और यहाँ से जो है स्थल भाग से जो है समुद्र की तरफ चलती है, तो इस तरफ ऐसे चलती थी। अब इस तरफ ऐसे चलती तो जो है इनकी जहाजों को धक्का दे करके इन्हें जो है आसानी हो जाती थी और इनके जहाज जो है तट के किनारे पहुंच जाते थे। तो यहाँ पर उसके लिए जो है ये मौसम शब्द को जो है ऋतु के लिए जो है ये मौसम शब्द का प्रयोग करते थे ऋतु के लिए। और उन्हें पता लगा कि इस ऋतु में जो है ये हमारी जहाज इस तट पे पहुंच सकते और इस ऋतु में जो है हम वापस समय, तो वो व्यापार करने में उन्हें क्या हो जाती थी, सुविधा हो जाती है, तो वो उसी हिसाब से व्यापार करने के लिए आते थे और किस समय उन्हें वापस जाना होता तो उसी समय वो जाते थे। तो जब हवाएं वापस चलते थे उस समय वो भी वापस वो जाते थे। तो उस समय उनके तो वह जो मौसम शब्द आए हैं तो उसको ही जो है उन्होंने बाद में जो है उसी को मानसून, तो भारतीय जो है इस ऋतु के लिए इन्होंने यहाँ पे, तो यहाँ की जो जलवायु है विशेषकर इस जलवायु को कहते हैं मानसूनी जलवायु, भारत की जलवायु को कहते हैं मानसूनी जलवायु। तो ये उन्होंने इस प्रकार से यहाँ से ये निकला है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। तो ये ऋतु के अनुसार हम परिवर्तन देख लिया है, एक वर्ष के अनुसार जो है ऋतु के अनुसार क्या हो रहा है कि परिवर्तन हो रहा है वायु की दिशा में। ऋतु के अनुसार जो है ये समुद्र से स्थल भाग की तरफ चल रही है और ऋतु के अनुसार जो है स्थल भाग से जो है समुद्र की तरफ चल रही है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु, ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना कि भारत की जलवायु को कौन से किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है, तो मानसूनी जलवायु कहा जाता है। और एशिया में इस प्रकार की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु, ये मुख्यतः दक्षिण यानी दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। तो कहां कहां पर एशिया में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इस चीज का यहां पर क्लियर किया गया है। वार्षिक वर्षण में विभिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर के लद्दाख में पश्चिम राजस्थान में 100 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब यहाँ पे जो ये बात कही गई कि यहाँ पर जो वार्षिक वर्षण में विभिन्नता है, जो वार्षिक वर्षण है इसे वार्षिक वर्षण कहते हैं कि किस स्थान में कितनी वर्षा हो रही है, तो ये वार्षिक वर्षण है। तो मेघालय में तो कहा जा रहा है 400 सेंटीमीटर यानी 350 से 400 सेंटीमीटर है, और लद्दाख और पश्चिम राजस्थान में कहा जा रहा है कि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से कम है। तो इस प्रकार की इसको कहा जाता है वार्षिक वर्षण कहा जाता है, और इस प्रकार की इसे कहा जाता है प्रादेशिक विभिन्नताएं, इसे कहा जाता है प्रादेशिक विभिन्नताएं। तो हमारे देश में कहा जा रहा है यही बात मैंने फर्स्ट में कही कि क्या जो है सभी जगह एक जैसे ही वर्षण होता है, एक जैसे ही जो है तापमान रहता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की प्रादेशिक विभिन्नता हमारा देश जो है फेस करता है, झेलता है। अब क्या प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं कि एक ही देश में एक ही प्रकार के, जहां पर हमने मानसूनी जलवायु कहा है वहां पर इस प्रकार की विभिन्नता हम फेस कर रहे हैं कि यहाँ मेघालय में तो 400 सेंटीमीटर और लद्दाख में जो है 10 सेंटीमीटर से कम है। और यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि देश के अधिकतर भागों में जून में सितंबर तक वर्षा होती है, अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में यहाँ पे कहा जा रहा है कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। तो ये क्या है प्रादेशिक विभिन्नता ही यहाँ पे जो और हम प्रादेशिक विभिन्नता को यदि समझें तो प्रादेशिक विभिन्नताएं हमारे देश में यदि तापमान के हिसाब से देखें तो तापमान यदि हम दिन और रात के हिसाब से देखें तो दिन और रात में राजस्थान में यदि हम तापमान देखेंगे तो दिन का तापमान जो है जैसे आजकल तो 50 डिग्री सेल्सियस जो है दिन में रहते हैं, लेकिन यदि रात को देखें तो 15 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। तो बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है इस तापमान में और दैनिक तापमान में। और यदि हम राजस्थान का ही एक उदाहरण ले और राजस्थान का उदाहरण ले और राजस्थान के जैसलमेर में मान के चले कि 50 डिग्री तापमान है, और वहीं यदि हम लद्दाख में देखें तो लद्दाख में जो है कुछ तापमान और होगा। तो लद्दाख या जो है जम्मू कश्मीर में देखें तो जम्मू कश्मीर में जैसे पहलगाम में है तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो तापमान होगा वो होगा 20 डिग्री। तो एक तरफ जो है 50 डिग्री है जहां रहना मुश्किल हो रखा है, और एक डिग्री जो है जम्मू कश्मीर में देखे तो यहाँ पे 20 डिग्री है आजकल। ये प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं।
और यदि जो है इसके अलावा हम और भी कुछ उदाहरण देखें तो सर्दी में जम्मू कश्मीर का तापमान देखें तो सर्दी में आजकल तो इतना है, सर्दी में देखें द्रास क्षेत्र में, तो सर्दी में द्रास क्षेत्र में जो तापमान जाता है वो कम से कम माइनस जो है 48-50 डिग्री चले जाते हैं। तो माइनस जो है 45 मान के चलो, माइनस 45 डिग्री चले जाते हैं सर्दियों में। तो वहां तो पानी जो है जम जाते हैं, पानी क्या जम जाते हैं, 0 डिग्री माइनस में जाते ही पानी जम जाएगा, लेकिन यहाँ तो माइनस 45 तक चले जाते हैं। लेकिन यदि उसी समय सर्दियों में देखें और इधर जो है केरल में देखें तो केरल में जो है वहां पर देखेंगे तो सर्दियों में वहां पर जो है 20 डिग्री के लगभग वहां पे मिलेगा। तो यहाँ पर जो है कहाँ, यहाँ जो है इतना चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 20 डिग्री ही वो मिल रहा है। तो इतना जो है ज्यादा अंतर यहाँ पे जो है वो मिल रहा है। तो यानी रात का तापमान कहा जा रहा है कि रात का तापमान जो है द्रास क्षेत्र में माइनस 45 चले जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है 20 डिग्री तक जा रहा है। और यदि यहाँ पर उस समय सर्दियों में देखें इसी क्षेत्र में केरल में, तो जो दिन का तापमान है वो दिन का तापमान कम से कम यहाँ पर जो है जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 22 से 24 डिग्री। तो दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं है, जबकि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा अंतर हमें देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से बारिश में भी जो है बहुत सारा अंतर हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार की विविधताओं को भारत जो है फेस करता है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। अब ये जो हमने यहाँ का देखा है, केरल में देखा है, इधर जो है तमिलनाडु की साइड यदि देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामान्यतः जो तटीय क्षेत्र का जो तापमान है वो कम होता है, तटीय क्षेत्र का तापमान। अब ये तटीय क्षेत्र का तापमान कहा जा रहा है कि देश के आंतरिक भागों में मौसमी और वस्तुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। तो यहां पर मौसमी और वस्तुनिष्ठ अंतर बहुत ज्यादा होता है। अब यदि हम दिल्ली का तापमान देखें तो दिल्ली का तापमान आजकल जो है 45-46 डिग्री है, 45 से 48 तक जो है पहुंच जाता है, इतना पहुंच जाता है। लेकिन यदि तटीय क्षेत्रों का तापमान देखेंगे तो तटीय क्षेत्रों का तापमान जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं रहता है, न तो दिन में ज्यादा रहते हैं, न रात को ज्यादा घटता है, न दिन को ज्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या कहा जाए, तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होते हैं, यानी रात और दिन का जो तापमान है इसमें भी अंतर कम होगा, और ग्रीष्म शीत ऋतु में भी तापमान में अंतर कम होगा। और आंतरिक भागों में तापमान, तो कहां पर किस क्षेत्र में तापमान में ज्यादा विविधता हमें मिलेगी, तो आंतरिक क्षेत्रों में, और यहाँ पर जो तटीय क्षेत्रों में कम मिलेगी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो यहाँ पर जो ये तापमान है, क्या कारण है कि ये जो है यहाँ पर ज्यादा अंतर नहीं पड़ते, तो यहाँ जो है समुद्र है। अब यहाँ पे पानी है, पानी की बड़ी जलराशि है, और पानी की बड़ी जलराशि, पानी के जो है विशिष्ट गुण क्या होता है कि ये जो है देर से गर्म होता है, देर से जो है ठंडा होता है। और देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा, तो मान लीजिए गर्मियों का टाइम है, ये तो देर से गर्म होगा, इसका प्रभाव यहाँ भी पड़ेगा, इस भूमि वाले क्षेत्र में भी पड़ेगा, और इसको जो है तापमान, यहाँ के तापमान को भी बैलेंस करेगा। तो उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा क्या कहा जा रहा है कि उत्तरी मैदान में, इस चीज को भी ध्यान रखना, नोट करना कि उत्तरी मैदान, अब यहाँ से जो है ऊपर जो उत्तरी मैदान है, यहाँ पर जो है दिल्ली वाला है या जो भी क्षेत्र है, यूपी बिहार वाला क्षेत्र, तो उत्तरी मैदान में जो वर्षा की मात्रा है सामान्यतः पूरब से पश्चिम की तरफ, ये पूरब है, पूरब है और इधर पश्चिम है, तो सामान्यतः कहा जा रहा है कि पूरब से पश्चिम की तरफ, इस तरफ से इस तरफ के लिए घटता जाएगा, यानी बारिश पूरब में ज्यादा होगी और पश्चिम में कम होगी। जैसे जैसे पश्चिम की तरफ आएंगे वो जो है बारिश घटती जाएगी। तो पूछा जा सकता है कि बारिश कैसे जो है घटती है, तो उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। मेघालय में ज्यादा होगी, अरुणाचल की तरफ ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ आएंगे राजस्थान में सबसे कम बारिश हमें देखने को मिलेगी। अभी एक चीजें क्या कर रही है कि ये विभिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में भी विविधता लाती है। तो इस प्रकार की जो विविधताएं हमारे है, यहाँ पर जो है पारदर्शिक विविधताएं हैं, मौसम के हिसाब से, बारिश के हिसाब से, ये हमारे जीवन में विविधता लाएगी। हमारे जो त्योहारों में विविधता लाएगी, हमारे त्योहार अलग अलग होंगे, हमारे जो है
वर्षा के आधार पे हम त्योहार मनाएंगे, या जो है भोजन पे हम जो है हमारी विविध होगी, जहाँ पे ज्यादा सर्दी होगी वहाँ का भोजन वैसा होगा, जहाँ पे जो है ज्यादा गर्मी होगी वहाँ का भोजन, वस्त्र भी उस हिसाब से पहने जाएंगे। घर भी हमारे जैसे राजस्थान में, अब राजस्थान में क्या है कि घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? कि वहां पर जो है हवा बहुत तेज चलती है, तो हवा बहुत तेज चलती है, तो उस हवा को जो है तेज हवा चल रही है और गर्म लू चल रही है, तो दीवारों के जो है घरों की दीवारें जो है मोटी दीवारें होगी, तो उसको रात को तापमान वहां पे बहुत गिर जाते हैं, तो वो जो है उस चीज के लिए वो सही है घरों की दीवारें मोटी, ताकि एकदम असर न हो। और जम्मू कश्मीर में या जहां पर जो है तटीय क्षेत्रों में जहां पे ज्यादा बारिश होती है, उन क्षेत्रों में जो घरों के जो छत होगी वो ढालदार होगी, क्योंकि वहां हमेशा बारिश हो रही है, और ऐसा ना हो कि जब डेली बारिश हो रही है तो छत में वहां पे हमेशा छत के ऊपर पानी भरा रहेगा तो छत भी जल्दी खराब हो जाएगी। तो इसलिए वहां की दीवारें कैसे बनाएगी, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में छत जो है यहाँ की जो छतें है वो कैसे ढालदार है। तो इस प्रकार ये हमारे जीवन में क्या लाती है, विविधता लाती है। किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। अब जो नियंत्रित करने वाले, उस क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक है 6 है। एक तो अक्षांश, एक जो है अक्षांश है कि किस अक्षांश पे है, अक्षांश का प्रभाव पड़ेगा। जिस अक्षांश पे होगा जो है वहां पर अक्षांश का जो है प्रभाव पड़ेगा। तो अक्षांश आप लोगों को पता होगा कि अक्षांश जो है ये हमारे जो है जलवायु को नियंत्रित करती है। यदि हम विषुवत रेखा पे है या विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है तो वहां पर जो है बारिश ज्यादा होगी। यदि जो है वहां पे दाब कैसा है, जिस क्षेत्र में दाब ज्यादा होगा वहां जो है बारिश कम होगी, जिस क्षेत्र में ताप ज्यादा होगा वहां पे बारिश ज्यादा होगी। ताप ज्यादा होगा तो दाब कम होगा, दाब ज्यादा होगा तो ताप कम होगा, ताप कम है तो दाब जो है ज्यादा है। तो ताप और दाब का एकदम जो है उल्टा ये दोनों में व्युत्क्रमांक संबंध रहता है। इस चीज को आप ध्यान रखना कि जिस क्षेत्र में ताप ज्यादा होगा वहां पर दाब कम होगा, और ताप जो है कम है तो दाब वहां पे ज्यादा होगा, और जहां पे दाब ज्यादा है वहां पर बारिश कम होगी, और जहां पे जो है दाब कम है वहां पर बारिश ज्यादा होने की संभावना है। क्योंकि वहां पे ताप ज्यादा है, ताप ज्यादा होने से वहां कर क्या होगा कि वहां पे गर्मी ज्यादा है, तो गर्मी ज्यादा होने से हवा वाष्पीकृत होगी, वाष्पीकृत होकर के ऊपर उठेगी, और ऊपर उठ करके वो बारिश करेगी। उसको आगे देखेंगे। तो अक्षांश इस चीज को जो है क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तुंगता, ऊंचाई जो है वहां की जलवायु को प्रभावित करेगी, वहां की जो है मौसम को प्रभावित करेगी। तो ऊंचाई है, मान के चले कि ऊंचाई है। अब एक जो है यहाँ पर एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र यहाँ पे है, यहाँ सूर्य की किरणें, यहाँ से सूर्य किरणें ये तो सीधी पड़ रही है, यहाँ तिरछी पड़ रही है। अब इस ऊंचाई वाले क्षेत्र में यहाँ पर ताप कम होगा, और यहाँ पे जो है सीधी पड़ रही है, यहाँ पे ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में उसका कारण दे रखे हैं, उसका कारण कुछ और दे रखे हैं। इसमें जो है उसके कारण पे जाएंगे कि यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो हवा की सघनता कम होती जाती है। आप इसको जो है ध्यान रखेंगे कि हवा की जो सघनता है, वायुमंडल की सघनता, वायुमंडल सघन नहीं होगा बल्कि विरल हो जाएगा, और ज्यादा जब जो है विरल हो जाएगा उसके जो कण होंगे वो पास पास नहीं होंगे, तो वहां पर क्या होगा, वो जो है जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की जो किरणों से जो यहाँ हमें हीट प्राप्त हुई है उसको ऑब्जर्व ज्यादा नहीं कर पाएगी, और वहां पर जो है ठंड होगा। और जो सामान्य पतन दर भी है, सामान्य पतन दर भी है। तो सामान्य पतन दर क्या होता है कि पर किलोमीटर ऊंचाई जाने पे, 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान कम हो जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, मतलब हर चीज को आप जो है ध्यान रखना। वायु, वहां पे जो है वायु कैसे चलती है, वायु दाब, वहां पे वायु दाब, अभी मैंने वायु दाब ही बताया, वहां पे वायु दाब, जहां पे वायु दाब ज्यादा होगा वहां पर जो है बारिश कम होगी, वहां पे जो है मौसम शुष्क रहेगा, और जहां पे वायु दाब जो है कम है वहां पर जो है बारिश होने की संभावना, वहां पे बारिश ज्यादा। पवन तंत्र वहां कैसा है, पवन कैसे चल रही है, समुद्र से दूरी,
समुद्र से दूरी जो है भी, अभी हमने समुद्र से दूरी अभी देखी थी कि समुद्र से दूरी है, तो समुद्र से दूरी होने पे कैसा होगा कि वहां पर जो हम सामना करें वो विषम मौसमी परिस्थितियों का सामना करें, जबकि समुद्र के तट होने पे, किनारे पे होने पे समकारी प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमने देख लिया। महासागरीय धाराएं प्रभाव डालेगी। अब महासागरीय धाराएं कैसे प्रभाव डालेगी कि महासागरीय मान के चले कि यहां पर कोई एक जो है महाद्वीप है, एक महाद्वीप ये है, इधर भी महाद्वीप है, तो यहाँ ये जो है ये बीच में महासागर है, ये महासागर है। अब इसमें कुछ जो है धाराएं, महासागरीय धाराएं और समुद्र से दूरी। अच्छा, महासागरीय धाराएं जिस तरफ मान के चले कि इस तरफ कोई ठंडी जल धारा चल रही है और ठंडी जल धारा चल रही है, और इधर के लिए जो है पवनों का जो चलने का पवन जो तंत्र है, वहां पे पवन ऐसे चल रही है, क्यों चल रही है इधर के लिए, इस तल के इधर से, और यहाँ बह रही ठंडी जल धारा, तो यहाँ ठंडी जल धारा बह रही है, तो यहाँ इसका प्रभाव इस पे पड़ेगा, और यहाँ कैसा होगा, यहाँ की जलवायु को भी ठंडा कर देगी। और यहाँ की जो जलवायु होगी, यहाँ जो है जलवायु ठंडी जलवायु होगी, यहाँ पे ठंडा होगा मौसम, यहाँ पे ठंड होगा, यहाँ पे कैसे होगा, शुष्क होगा, यहाँ पे ड्राई होगा, और ड्राई होने के कारण यहाँ बारिश नहीं होगी। हम मान के चले कि यदि यहीं पे उल्टा हो जाए, यहाँ पे एक गर्म जलधारा है, तो यहाँ ये क्या करेगी, इधर के लिए गर्म हवाएं चलेगी, ये जो है गर्म हवाएं वाष्पीकृत ज्यादा हो जाती है, वाष्पीकृत ज्यादा होगी तो यहाँ बारिश भी ज्यादा होगी, और इस क्षेत्र को गर्म भी करेगी, और यहाँ यदि ठंडी जलधारा है तो यहाँ ये क्या करेगी, यहाँ बारिश भी कम होगी, और इससे जो है यहाँ शुष्क रहेगा। यदि इसी क्षेत्र में गर्म जलधारा चल रही, ठंडी जलधारा चल रही, इसका भी प्रभाव सेम ऐसे पड़ेगा, यहाँ भी ऐसे पड़ेगा। दूसरा कारण कि जो विषुवत रेखा पे पवनें चलती है, ये पवनें कैसे चलती है कि ये चलती है व्यापारिक पवनें इसमें चलती है, व्यापारिक पवनें चलती है। अब जब व्यापारिक पवनें चलती है तो ये जो है पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है, इन्हें पूर्व व्यापारिक पवनें कहते हैं। तो पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है, तो पूरब से पश्चिम की तरफ चलेगी, तो एक जो है महाद्वीप ये है, एक महाद्वीप ये है, और यहां से जब पवनें चल रही है तो ये क्या करेगी, अपने साथ इसका ये जो महासागर है, तो इस महासागर का जो है ये तो हो गए महासागर का पूर्वी तट, और ये महासागर हो गए पश्चिमी तट, पश्चिमी तट, और महाद्वीप का हो गया ये पूर्वी तट, और महाद्वीप हो गए पश्चिमी तट। तो महासागर का जो पूर्वी तट है ये वाला, यहां से क्या करेगी, गर्म जल को इधर ले जाएगी, और कहां जमा करेगी, यहां जमा करेगी, इस तट पे जमा करेगी। तो महासागर का जो है पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट ज्यादा गर्म होगा, जबकि महाद्वीप का पश्चिमी तट की अपेक्षा जो है पूर्वी तट ज्यादा गर्म होगा। अब पूर्वी तट ज्यादा गर्म होगा तो ये जो है यहाँ के जलवायु पे, यहाँ के जो जलवायु है उस पर प्रभाव डालेगी, नहीं डालेगी, तो जरूर डालेगी। तो वहां के जो जलवायु है उसको ये प्रभाव डालेगी। और साथ साथ कहा जा रहा है कि जो उच्चावच लक्षण है, कहीं पे जो है ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, जो ये उच्चावच लक्षण है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदियां है, तो ये भी जो है जलवायु को क्या करेगी, ये भी उस पर प्रभाव डालेगी, उच्चावच भी प्रभाव डालेगी। अब उच्चावच जैसे जो है हमारे देश है, कहीं पे घाट है, कहीं पे जो है नदियां है, कहीं जो है मरुस्थल है, और यहाँ पे मान के चले कि हमारे देश में सबसे उत्तर में हिमालय है, मान के चले क्या हमारे सबसे उत्तर में हिमालय है, हिमालय की जो है ऊंची ऊंची पहाड़ियां। अब यहां से जब जो है मौसमी जो विंड है यहां से चलती है, तो मौसमी पवनें चलती है, तो मानसूनी पवनें, तो मानसूनी पवनें जब चलती है तो इधर से तो पूर्वोत्तर पहाड़ियां हैं, तो यहाँ से जो है कुछ यहाँ बंगाली खाड़ी चले, कुछ अरब सागर से चलेगी, कुछ ऐसे में चलेगी। तो जहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां मिलेगी वहां पर वो पहाड़ियां उसको रोकेगी और उसको आगे बढ़ने से रोकेगी। बोले कहाँ जा रहे हो, रुको, तो क्या लेके जा रहे हो, बोले जो है वो हमें भी दो। तो ये पहाड़ियां जो है उसको बोले नहीं देंगे, बोले नहीं देंगे तो हमने तुम्हें नहीं आगे बढ़ने के बढ़ने देंगे। उस पहाड़ी के जो है वो क्या करेगी, समांतर ऊपर उठेगी
और उसके ऊपर उठेगी तो जैसे जो है गर्म हवा, और उस हवा में क्या है, समुद्र की तरफ से चल रही है, इनके साथ क्या है, ये जो है इनके साथ आर्द्रता भी है, तो ये ऊपर उठेगी तो ठंडी हवा के संपर्क में जैसी जाएगी वैसे उस क्षेत्र में बारिश करेगी। और जिस क्षेत्र में ऐसी पहाड़ियां नहीं होगी वहां जो है बारिश नहीं होगी, तो ये ऊंचा ऊंचा लक्षण भी इस चीज को प्रभावित करेगा। पृथ्वी, अब ये मानसून का जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम जो है इसमें कोशिश करेंगे कि शॉर्ट से निकलने की कोशिश करेंगे, और जिससे जो है हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हमें समझ बन जाए, और हम जो है इसमें अपने काम की चीज निकाल पाए और इसको जो है ज्यादा इसमें उलझे ना। तो पृथ्वी की गोलाई के कारण कहा जा रहा है कि जो पृथ्वी की गोलाई है इसके कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। अब पृथ्वी की गोलाई के कारण क्या होता है कि सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों में कहा जा रहा है कि अलग अलग होती है। अब जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, जो ये जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा है, इसमें तो सूर्य सीधा चमकता है, और यहाँ पे जो है ये 23 इन हाफ जो हमारी है कर्क रेखा, और यहाँ पे जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, तो इसके बीच में सूर्य सीधा चमकता है, वर्ष सीधा चमकता है। कभी जो है उत्तरायण हो जाता है, कभी दक्षिणायन हो जाते हैं, बस इतना ही। लेकिन जहां जितनी दूरी होगी तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार क्या होगी, अलग अलग होगी। अब यहाँ पर तो सबसे ज्यादा होगी, और इस क्षेत्र में जो है कम होगी, और यहाँ पे ध्रुवों पे तो सबसे कम होगी। तो ये चीज यहाँ पे कही जा रही है। तो ध्यान आप लोग रखना कि सबसे ज्यादा कहां पे होगी, विषुवत रेखा पे होगी, और ध्रुवों पे सबसे कम होगी। इसके परिणाम स्वरूप कहा जा रहा है कि तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जो है सामान्यता घटता जाता है। तापमान विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है। यही मैंने कहा कि जो ऊंचाई है वो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है, ये भी कारण है। तथा तापमान घट जाता है, और तापमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए पहाड़ियां गर्मियों के मौसम में भी ठंडी रहती है, यही कारण है। किसी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश एवं ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो उस क्षेत्र का जो अक्षांश किस अक्षांश पे है, हमने देखा कि जो है जैसे जैसे हम उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ताप जो है क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, और जैसे जैसे जो है विषुवत रेखा की तरफ आएंगे ताप वहां पे जो है ज्यादा, वहां पे गर्मी ज्यादा मिलेगी। और कहा जा रहा है कि इस ऊंचाई के हिसाब से ऐसे होगा। इस प्रकार तापमान एवं वर्षा के वितरण भी प्रभावित करता है। तापमान एवं वर्षा का वितरण को, तापमान क्या करेगा, वर्षा के वितरण को प्रभावित करेगा। अब मैंने कहा कि जहां पे ताप ज्यादा होगा वहां पर जो है दाब कम होगा, और वहां पे दाब कम होगा तो वहां पे जो है हवा गर्म होगी, हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगी, ऊपर उठ करके वो जो है क्या करेगी, बारिश करेगी। और जहां पे जो है दाब ज्यादा है, ताप कम है तो दाब ज्यादा है, और दाब ज्यादा है तो वहां पर जो है हवा ठंडी हवा है, वहां पे ठंड है, और हवा जो है भारी हवा है, भारी हवा जो है ऊपर नहीं उठेगी। भारी चीज का भी जो है उसको, वैसे भी भारी चीज को उठाना बहुत मुश्किल होता है, तो वहां पर क्या हो जाएगी, वर्षा कम होगी। तो इसको ये प्रभावित करते हैं। समुद्र का वायुमंडल पर समकारी प्रभाव, ये मैंने पहले आप लोगों को बता दिया, समुद्र का क्या करेगा, समुद्र का जो है वायुमंडल पे समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे समुद्र से दूरी की तरफ बढ़ते हैं प्रभाव क्या हो जाता है, कम होता है। लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को, अब जैसे हमने देखा कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में यहाँ पर विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इस उपमहाद्वीप अवस्था गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दी में बहुत अधिक। अब दिल्ली में जो विषम मौसमी अवस्थाएं हैं, जैसे जो हमने देखा कि गर्मी में तो वहां पे तापमान जा रहा है 45 से 48 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सर्दियों में पता लगा कि वहां पे जो है जो मिनिमम है वहां पर जो है 2 डिग्री या माइनस में भी चले जा रहा है रात को। तो ये बिल्कुल एकदम विषम मौसमी। जबकि जो है समुद्र की जो समुद्री सतह से जो क्षेत्र लगे होंगे, समुद्र तट से लगे होंगे, वहां पर ऐसा नहीं होगा। न सर्दी और गर्मी में ज्यादा अंतर होगा, न दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर होगा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि कहां पर ज्यादा महसूस किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कुछ कटिबंध यहाँ पे दिखाए गए, जैसे जो है उष्ण कटिबंध, तो ये क्षेत्र उष्ण कटिबंध वाला दिखाया गया है।
23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा। और यहां पर ये दिखाई दे शीतोष्ण, यानी शीत और उष्ण। और इस बीच में जो क्षेत्र होगा, इस ये वाला बीच वाला, ये होगा उपोष्ण। ऐसे यहां पर भी होगा, ये वाला क्षेत्र ये उपोष्ण होगा। और इधर वाले ये हो गए शीतोष्ण, और ऊपर वाला होगा शीत कटिबंध। ऐसे यहां पर भी जो है शीतोष्ण होगा, यहां पे शीत कटिबंध आ जाएगा। तो ये 90 डिग्री ये जो ध्रुव वाला जो है होगा शीत कटिबंध, शीत से नीचे शीतोष्ण, और यहाँ पर भी शीत कटिबंध, यहाँ पर ऊपर जो शीतोष्ण, फिर उपोष्ण, उष्ण उपोष्ण, ये उष्ण हो गए, और यहाँ पे जो है उसका उपोष्ण। तो उष्ण कटिबंध उष्ण से जो है थोड़ा सा कम, तो उपोष्ण में आएगा। और सबसे ध्रुवों की तरफ जो है शीत है, तो एकदम शीत, और शीत से जो है उनके थोड़ा से अंदर के लिए जाएंगे दोनों तरफ, तो वहां पे जो है शीतोष्ण। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी जो है दिखाया गया है कि विषुववृत्त वृत्त 0 डिग्री, तो शीत कटिबंध, ये शीत कटिबंध वाला क्षेत्र होगा। ये कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और इधर होगा नीचे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ये जो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये जो है मकर रेखा, सॉरी ये मकर रेखा 23.5 डिग्री, ये जो है ऊपर कर्क रेखा उत्तर में। और इधर जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गए, ये जो है उत्तरी शीत कटिबंध हो गए, ये जो है दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो गए, दक्षिणी शीत कटिबंध हो गए। तो ये कुछ कटिबंध है। अब यदि इसमें थोड़ा से यदि समझने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे तो इसमें ज्यादा समय लग जाएगा यदि ऐसे देखें, लेकिन फिर भी यदि थोड़ा सा समझने के लिए, ये जो यहाँ पर मान के चलिए ये सूर्य है, यहाँ पे ये इस क्षेत्र में सीधा चमक रहा है, तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ताप प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर जो है जो ताप प्राप्त होगा, यहाँ पे तिरछी किरणें पड़ेगी, और यहाँ पे सबसे कम होगा। यानी यहाँ से जो है इससे उत्तर के लिए भी और दक्षिण के लिए भी धीरे धीरे ताप जो है घटता जाएगा। लेकिन दाब देखें तो यदि ये यहाँ पे सबसे ज्यादा ताप है, तो यहाँ पर दाब बहुत कम है। हवा गर्म हो रही, गर्म होकर के हल्की हो रही है, हल्की होकर के ऊपर उठ रही है। और इस क्षेत्र में तो ये जो है उच्च ताप पेटियां है, और यहाँ पे उच्च दाब में निम्न उच्च ताप है और निम्न दाब, और यहाँ पे जो है निम्न दाब है और उच्च ताप है। यहाँ पे जो है उच्च दाब पेटियां है, तो ये उच्च दाब पेटियां में आ गई है, ये वाली पेटियां, ए वाला क्षेत्र, फिर ए वाला क्षेत्र आएगा और ए वाला क्षेत्र आएगा। तो यहाँ पर जो है उच्च दाब के बाद यहाँ पे निम्न दाब वाला क्षेत्र आएगा, ए वाला, ये भी निम्न दाब वाला क्षेत्र आएगा, और ये ध्रुवों की तरफ जो है दोनों की तरफ उच्च दाब वाला क्षेत्र आएगा। महासागरीय धारें समुद्र तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। तो ये हमने देख लिया कि ये क्या करती है, तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करते हैं। विश्व का अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में स्थित महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि विश्व के जो अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में, प्रश्न बन सकता है कि विश्व के जो है अधिकतर मरुस्थल किस क्षेत्र में पड़ते हैं। अधिकतर मरुस्थल आप लोग ध्यान रखना उपोष्ण कटिबंध भागों में पड़ते हैं, और महाद्वीप के पश्चिमी किनारों, महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर पड़ते हैं, महाद्वीप के पश्चिम किनारों पर। अभी मैंने अभी ही समझाया था कि मान के चले कि ये महाद्वीप, एक महाद्वीप ये है और एक महाद्वीप ये है, इन्हीं दो से हम जो है समझते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पे, इन किनारों पे पड़ते हैं एक, और दूसरा कहा जा रहा है कि उपोष्ण कटिबंध में पड़ते हैं, उष्ण में नहीं कहा जा रहा, उपोष्ण कटिबंध में पड़ते हैं। अब उपोष्ण कटिबंध यहाँ पे जो है हम देखते हैं, उपोष्ण कटिबंध यहाँ पर देखते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये जो है विषुवत रेखा है 0 डिग्री वाली,
यहां पर जो सूर्य सीधा चमक रहा है, इस क्षेत्र में उच्च जो है ताप होगा और निम्न दाब होगा। यहाँ पे दाब बिल्कुल निम्न होगा। अब यहाँ पे जो हवाएं होगी गर्म होगी, ऊपर उठेगी, और वायु जो है हल्की होती रहेगी, ऊपर उठती रहेगी। लेकिन जिस क्षेत्र में हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगी, तो यहाँ पर जो है फिर हम देखते हैं 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश की तरफ देखते हैं, तो इसमें ये वाला जो है जो क्षेत्र होंगे, ये अभी हमने देखा कि ये उपोष्ण क्षेत्र है, ये तो उष्ण थे, ये उपोष्ण वाले, ये वाले क्षेत्र और ये वाले क्षेत्र उपोष्ण है। अब यहां पर क्या है कि यहां पर गर्मी उतनी नहीं है, लेकिन यहां पर दाब ज्यादा है, और दाब ज्यादा है तो हवाएं ऊपर नहीं उठ पाएगी। हवाएं ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाएगी तो इस क्षेत्र में क्या नहीं होगी, इस क्षेत्र में बारिश ज्यादा नहीं होगी, इन क्षेत्रों में बारिश ज्यादा नहीं होगी, बारिश कम होगी। और बारिश कम होगी तो वहां पे मरुस्थल विकसित होने, मरुस्थल बनने की ज्यादा संभावना है। अब दूसरा हमने देखा कि एक ये तो हमने उष्ण उपोष्ण कटिबंध देख लिया है, इन क्षेत्रों में ही बनेंगे ज्यादा, क्योंकि यहाँ बारिश कम है, बारिश ज्यादा इन क्षेत्रों में ही है जो विषुवत रेखा के नजदीक है, या जहां पर सूर्य सीधा चमकेगा। अब यहाँ पर एक और देख दे कि कहा जा रहा है कि महाद्वीपों के पश्चिम में, तो जब हमने देखा कि जो हवाएं जो चल रही थी, पवन चल रही थी, वो जो व्यापारिक पवनें चल रही थी, पूर्वी व्यापारिक पवनें चल रही, ऐसे चल रही है। और ये क्या कर रही है कि महाद्वीपों के पश्चिम वाले हिस्से से जल को पूर्व वाले हिस्से में ले जा रही है, इस हिस्से में ले जा रही है, और इस हिस्से में ले जा रही है, तो ये जो है ये जल क्या हो जाएगा, यहाँ का जो गर्म जल यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, और यहाँ तो गर्म जल पहुंच गए, यहाँ गर्म जल, तो यहाँ गर्म जल पहुंचेगा तो यहाँ जो है तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ जाएगा तो यहाँ पर जो है वाष्पीकरण होने की संभावना ज्यादा होगी, और यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में बारिश होगी। और इस क्षेत्र में इस जो जल यहाँ से गए तो इसको भरने के लिए भी जल आएगा, नीचे से जल ऊपर आएगा, तो ये जो है यहाँ ठंडा जल आएगा, और यहाँ जो है ठंडा जल होने से यहाँ क्या बनेगा, यहाँ शुष्क मौसम बनेगा, और शुष्क मौसम बनने से यहाँ पर जो है वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा, यहाँ के भी जो है इस क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर जो है वाष्पीकरण नहीं होगा, तो इस क्षेत्र में जो है बारिश कम होगा, बारिश कम होने से यहाँ पे जो है इधर वाले पश्चिम वाले भाग, महाद्वीप के पश्चिम भाग में क्या बनने की संभावना ज्यादा रहेगी, यहाँ पर मरुस्थल बनने की संभावना ज्यादा रहेगी। और इतना ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पर जो है नहीं कर सकते, क्योंकि जो है हमें ज्यादा लंबे भी ये क्लासें नहीं खींच रही है, तो सिर्फ आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और जो विस्तृत क्लासें आएगी वो अलग से आएगी, तो उसमें जो है पूरी चर्चा इनमें की जाएगी। और अभी जो है सिर्फ ये परीक्षा की दृष्टि से है। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने वालों में ऊंचावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब ऊंचावच क्या है, ऊंचावच की मैंने पहले भी कहा था कि हिमालय पर्वत का उदाहरण दिया था। उच्च पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोहित करते हैं। यदि जैसे हमारा हिमालय है तो हिमालय पर्वत क्या करेगा, यहां से तो उन पवनों को रोकेगा जो यहां से मानसूनी पवनें जा रही है, उन्हें कहे कहाँ जा रहे हो, उन्हें नहीं जाने देंगे, उन्हें लौटो वापस। और जो मध्य एशिया से पवनें भारत में आती है या पवनें वहां से आती है, हिमालय उनको क्या करता है, रोक देते हैं। तो वहां से जो शीत लहर चलती है, ठंडी हवाएं चलती है, उनको वहां से वो रोक देते, वहां हिमालय रोक देता है। तो यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वह वर्षा लाने वाली ऋतु के रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं, तो उस क्षेत्र में वर्षा का कारण बन जा सकते हैं। यदि वो जो है उनको रोकने में सक्षम है तो उस क्षेत्र में बारिश होगी, नहीं सक्षम तो पवनें आगे उछल देगी। पर्वतों के पवनमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। अब पवनों के यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्वतों के जो पवनमुख ढाल है, अब कोई पर्वत है, यहाँ पर जो है पर्वत है, ये पर्वत है, यहाँ से जो है चली विंड चली, मानसूनी हवाएं चली, ये विंड हवाएं तो नहीं, पवन है, ये पवनें चली, और ये जो है इस यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है,
तो यहाँ से जो है इस पे ये जो है खड़ी हो जाएगी, और खड़े होने से यहाँ पे क्या होगी, जैसे ठंडे के संपर्क में ठंडी हवा के संपर्क में आएगी तो यहाँ पर जो है ये ठंडी होकर के इस क्षेत्र में बारिश करेगी। लेकिन बारिश तो इसने इधर कर दी है, अब जब जो है यहाँ से वापस से नीचे उतरेगी, आगे बढ़ रही है, पीछे से तो और आ रही है, इसको धक्का दे रही है, तो जो है ये आगे बढ़ेगी, तो यहाँ क्या करेंगे, इस क्षेत्र में उन पे जो है नमी की मात्रा खत्म है, नमी तो है नहीं है, और इस क्षेत्र में यहाँ पर गर्मी के कारण ये जो है पवन जो है गर्म हो चुकी है, और गर्म हवाएं यदि उनमें नमी नहीं है तो कभी भी बारिश नहीं करती है। उसके साथ साथ क्या करेगी कि यहां पर भी जो आर्द्रता होगी उसको भी निचोड़ देगी, उसको भी खत्म कर देगी और आगे बढ़ देगी। तो पवन विमुख ढाल में वो बारिश नहीं करती है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। पर्वतों के पवन अपेक्षाकृत सूखे रहते, तो ये ढाल कैसे रखेंगे, सूखे रहेंगे। अब देखते हैं हम भारत का जो जलवायु है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में अक्षांश, कर्कवृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर के गुजरती है। तो हमने जो है पहले ही उसमें देख लिया था कि कर्क रेखा जो है कहाँ कहाँ से गुजरती है, 8 जो है राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा क्या करते हैं कि भारत के जो है ठीक बीचों बीच से गुजरती है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में, आधा भाग तो जो है कर्कवृत्त के जो है इस रेखा के दक्षिण में हो जाता है, इधर हो जाता है, और आधा भाग कर्कवृत्त के उत्तर में हो जाता है। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, अब कहा जा रहा है कि देश का लगभग आधा कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्ण कटिबंधीय, ये वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय है। तो आधा क्षेत्र तो भारत का जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, और शेष भाग जो है उपोष्ण कटिबंधीय है। इधर जो ऊपर वाला क्षेत्र है उपोष्ण कटिबंधीय है। तो भारत जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों ही में है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। आधा भाग उष्ण में है, आधा उपोष्ण में है। ऐसा भी पूछा जा सकता है भारत का आधा भाग उष्ण में है, आधा उपोष्ण में है। ऐसे पूछा जाता है कि ये भी हो सकता है कि भारत का जो है भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध उपोष्ण कटिबंध, इस बार का आप ध्यान रखना। ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। अब उत्तर में तो हिमालय पर्वत है, तो ऊंचाई का जो है क्या प्रभाव है, तो ऊंचाई प्रभाव, तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई ध्यान रखना आप लोगों को 6000 मीटर दे रखे। और भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, और तटीय क्षेत्र में क्या कहा जा रहा है, अधिकतम ऊंचाई यहाँ पे 30 मीटर है। जो ऊंचे जो वहां पे जो है वहां पे पहाड़ियां वो 30 मीटर है। मध्य हिमालय एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करने से क्या करता है, रोक देता है। जो मध्य हिमालय से आने वाली हवाएं उनको भारत में, नहीं तो भारत जो है शीत कटिबंध में हो जाता है, शीत तो उष्ण कटिबंध में हो जाता है, लेकिन इस कारण जो है भारत जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में है। तो ये जो है भारत हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे जो है अन्य देश है, रूस है, साइबेरिया इत्यादि है, चाइना है, ये सर्दियों में जम जाते हैं। ऐसे जो है भारत की स्थिति हो जाती। लेकिन हिमालय हमारे लिए जो है बहुत ही लाभकारी है। हिमालय से विभिन्न प्रकार की नदियां निकलती है। हिमालय जो है विविधताओं का जो है स्रोत है। हिमालय जो है बहुत सारी वहाँ से हिमालय क्षेत्र रीजन से हमें बहुत सारी दवाएं इत्यादि जड़ी बूटियां इत्यादि मिलती है। यहाँ से जो है हिमालय रीजन में बहुत से जंगल वन है। तो वायुदाब एवं पवन, अब यहाँ पे देखते हैं वायुदाब एवं पवन। तो ये क्या करते हैं, भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसम अवस्थाएं विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित है। तो किन किन वायुमंडलीय अवस्थाओं से जो है संचालित है, तो वायुदाब एवं धरातलीय पवन है। वायुदाब और धरातलीय पवन से ऊपरी वायु परिसंचरण से। अब यहाँ पे वायुदाब कैसा है यहाँ पे, और धरातलीय पवन कैसे चलती है। तो वायुदाब कैसा होगा यहाँ पे कि यहाँ पर जो भारत पड़ रहा है वो किस में पड़ रहा है, उष्ण और उपोष्ण में। तो उष्ण उपोष्ण में पड़ रहा है। तो जैसे जो है सूर्य जो है उत्तरायण से दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाता है, या हम देखें कि विषुवत रेखा से जो है कर्क रेखा की तरफ आ जाता है, तो वो भी जो है जो पेटी है वो भी
खिसक जाती है और जो कर्क रेखा वाली, जो विषुवत रेखा वाली स्थिति है वो कर्क रेखा में हो जाती है और यहाँ पे जो है ताप क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। ये कर्क रेखा है, ये जो है विषुवत रेखा है और ये मकर रेखा है। तो जब जो है सूर्य उत्तरायण हो जाता है तो यहाँ पर यहाँ की स्थिति यहाँ बन जाती है और जो यहाँ बन जाएगी तो यहाँ पर किस प्रकार का बन जाएगा, यहाँ जो है उष्ण कटिबंध क्षेत्र बन जाएगा। उष्ण कटिबंध क्षेत्र बन जाएगा तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, यहाँ पे जो है जो वायु दाब है वो कम हो जाएगा और यहाँ पे ताप बढ़ जाएगा और ताप बढ़ने से यहाँ क्या हो जाएगी कि जो है बारिश होने की यहाँ पे संभावना बन जाएगी, जैसे आजकल जो है बन जाती है। अब जो है यहाँ पर ऐसी जून में यहाँ पे स्थिति, यहाँ पे मई जून में ऐसी स्थिति यहाँ पे हो जाती है। तो अब इस समय कैसे वो चलती है कि इस समय जो पवनें चलेगी वो ऐसे चलेगी यहाँ की तरफ, धरातले पवनें इस प्रकार चलेगी और वायुदाब भी हमने यहाँ पे देख लिया। ऊपरी परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। अब ऊपरी परिसंचरण, जो ऊपरी, एक तो पृथ्वी की जो है इसमें सतह पे चल रही है, जैसे जो है यहाँ पे पूरब जिससे जो है व्यापारिक पवनें चल रही है, तो ऐसे में तो धरातल पे तो पूरब से व्यापारिक पवनें चल रही है, लेकिन ऊपर जो चल रही होगी, ऊपरी वायु में जो पवनें चल रही होगी वो कैसे चल रही होगी, इसके जो विपरीत चल रही होगी, अर्थी व्यापारिक पवनें चल रही होगी। तो यहाँ पे जो है ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही होगी और वो जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही होगी। तो यहाँ पर जो है फिर जो पश्चिमी चक्रवात और विक्षोभ, जो पछुआ पवनें चलती है, पश्चिमी चक्रवात और जो विक्षोभ है वो भी यहाँ की जो है जलवायु को यहाँ जो है प्रभावित करती है। तो पश्चिमी जो विक्षोभ है आप लोगों ने जेट धाराएं जैसी है 70 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में के बीच चलती है और ये जो उड़ती है ये भूमध्य सागर से उड़ती है और ये भी जो है इसको भी हम आगे देखेंगे कि ये किस प्रकार से जो है दिसंबर और जब जो है यहाँ पर मौसम, यहाँ की जलवायु मानसून वापस लौट जाते तो जो है पश्चिम विक्षोभ से यहाँ पे बारिश हो जाती है। तो पश्चिम विक्षोभ भी यहाँ पे, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, कुछ चक्रवात जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जैसे जो है बहुत सारे चक्रवात उड़ते रहते हैं, ये बंगाली की खाड़ी में उड़ते रहते हैं, तो उस ये भी जो है भारत में क्या करते हैं कि बारिश करते हैं। आइए चक्रवात और प्रति चक्रवात। अब जो चक्रवात होते हैं ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी जो है दशाएं, स्थितियां अलग अलग होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो ये चलते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात तो जब चलेगा तो जो है चक्रवात जो है बाहर से हवाएं यूं अंदर अंदर के लिए चलेगी और प्रति चक्रवात में क्या होगा कि बाहर के लिए चलेगी। और प्रति चक्रवात में जो अंदर के लिए चलेगी हवाएं, तो जब अंदर जहां पर जो है ताप क्या हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा और दाब कम हो जाएगा, और जब दाब कम हो जाएगा तो बाहर से हवाएं उसको भरने के लिए आएगी। और जब जो है दाब जो है अंदर ज्यादा हो जाएगा, इस क्षेत्र में दाब ज्यादा हो गए, बीच वाले क्षेत्र में दाब ज्यादा हो गए और भार कम हो गए, तो हवाएं चलेगी बाहर की तरफ। अब उत्तरी जो गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये चलती है क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में चलती है एंटी क्लॉकवाइज। तो चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में चलेंगे क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की जो है दिशा में चलेंगे, यूं यूं ऐसे में चलेंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये उल्टा चलेंगे, इधर के लिए चलेंगे ऐसे। अब प्रति चक्रवात इसका उल्टा होगा सेम, तो प्रति चक्रवात सेम उसका जो है उल्टा बन जाएगा कि ये जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है घड़ी की सुई की जो है समांतर चल रही है, तो ये प्रति चक्रवात इसका उल्टा हो जाएगा। और ऐसे जो है दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में उसको उल्टा हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में उसके हिसाब से उल्टा हो जाएगा। तो उत्तर भारत पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तर भारत जो है पूर्व व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में स्थित है, जो पूर्व व्यापारिक पवनें चलती है उस क्षेत्र में स्थित है। ये टॉपिक बड़ा है, कोशिश
कम से कम जल्दी से जल्दी और समझ में भी आ जाए। तो इनमें किसी में भी प्रश्न बन सकते हैं। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक भारत जो है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन वाले क्षेत्र में, तो ये जो है पूछा जा सकता है भारत किन पवन क्षेत्र में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक, तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। अब जो है भारत का मानचित्र तो मुझे आता नहीं है, लेकिन एक संकेत के रूप में इसको जो है बनाता हूं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ इधर के लिए हो गए पूरब और इधर के लिए ऊपर हो गए उत्तर। तो यानी ये पवनें इस दिशा से चल रही है, ऐसे चल रही है। अब यहां पे कहा जा रहा है कि ऐसे जो है पवनें चल रही है, यूं चल रही है, यूं चल रही है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें ऐसे चल रही है यूं। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। अब ये पवनें कहा जा रहा है कि ये कहां से उत्पन्न होती है, उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण, उष्ण से उपोष्ण। और उपोष्ण में कैसा है, उपोष्ण में हमने देखा कि उपोष्ण जो कटिबंध है उसमें उच्च दाब पट्टियां होंगी, वहां पर उच्च दाब पट्टियां होंगी, वहां पे दाब उच्च होगा, वहां से उत्पन्न होती है। तो क्या उसमें कोई नमी होगी, क्या ह्यूमिडिटी होगी, क्या वो बारिश कर सकती है? बारिश नहीं कर सकती है। बारिश इन ये जो है हवाएं हैं, इन हवाओं से भारत में बारिश नहीं हो सकती है, लेकिन यही हवाएं भारत में बारिश करती है। अब ये हवाएं भारत में बारिश कैसे करती है, ये दक्षिण की ओर बहती और कोरिलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवत निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। अब ध्यान से इसको समझो कि ये क्या कह रही है कि ये जो है जब उत्तर से चल रही है, उत्तर पूर्व से चल रही है, तो ये जो है किस तरफ चल रही है, दक्षिण पश्चिम की तरफ चल रही है। दक्षिण और पश्चिम, ये पश्चिम हो गए और ये जो है दक्षिण हो गए, ये दक्षिण हो गए। तो इस तरफ के लिए ये चल रही है, इस तरफ के लिए चल रही है, और इनमें किसी प्रकार की कोई नमी नहीं है, शुष्क हवाएं हैं। और ये क्या हो रही है कि दक्षिण की ओर बहती है, कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवत निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। अब एक बल है कोरियोलिस बल, जिसे कहा जाता है फेरेल का नियम। एक फेरेल महोदय हुए, उन्होंने कोरियोलिस बल दिया, उन्होंने इस बल को समझा और इन्होंने कहा कि जो पवनें हैं, ये पवनें क्या करती है, ये कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में ये जो है दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर विक्षेपित, जैसे ये चल रही है और ये मेरा दाहिना हाथ है, जैसे यहां चलेगी ये उत्तरी गोलार्ध में ये क्या हो जाएगी, दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाएगी, ऐसे विक्षेपित हो जाएगी। इतना आप लोग ध्यान रखना कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। यदि दक्षिणी गोलार्ध की बात होती तो ये बाईं ओर विक्षेपित हो जाती। क्यों? फेरेल का नियम जो है, जिसने कोरियोलिस बल दिया है, कोरियोलिस बल क्या कहता है, तो कोरियोलिस बल ये कहते हैं कि ये जो है दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है, यानी घूम जाती है, मुड़ जाती है और विषुवत निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। अब कहां की तरफ कहा जा रहा है कि विषुवत निम्न दाब वाले क्षेत्रों में। अब विषुवत निम्न दाब वाले क्षेत्र, गर्मियों का मौसम है, आजकल जो है ये पट्टी जो है उष्ण कटिबंध जो ये पट्टियां हैं, कटिबंधीय पट्टियां हैं, ये क्या हो गई है कि ये विक्षेपित हो गई। तो उष्ण जो यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर है, सॉरी अक्षांश रेखा है, और यहाँ पे जो है ये 23.5 समझ लो, ये हाँ ये विषुवत रेखा है, इधर जो है मकर रेखा है और इधर भारत के बीचों बीच से जा रही है कर्क रेखा। तो ये कहाँ वो जो है खिसक जाती, ये खिसक जाती है इधर ऊपर इस तरफ, और ये इस तरफ खिसक जाती है। तो इसका मतलब इसे कहते हैं ITCZ, ICTZ इसे कहते हैं, जो ये जो है इस प्रकार का खिसकना, तो इसे कहा जाता है ITCZ। तो ITCZ का मतलब है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यानी अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है शिफ्टिंग इसका जो है किधर के लिए हो गए, उत्तर के लिए हो गए।
यानी सूर्य अब जो है सीधा इस यहाँ पे न चमक करके इधर चमक रहा है, और इधर चमक रहा है, तो ये वाला क्षेत्र गर्म हो जाएगा, और ये वाला क्षेत्र गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर वाला क्षेत्र गर्म होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहीं पे सूर्य की जो है किरणें पड़ेगी इधर, तो जहां जो है इस वाले क्षेत्र में इस बीच में होता था गर्म, वहां जो है अब इस क्षेत्र में इस बीच में होगा गर्म, ऊपर ऐसे में होगा गर्म, तो यहाँ पे सब ज्यादा गर्मी होगी, तो ये क्या हो जाएगा, विषुवत निम्न दाब वाले क्षेत्र, तो विषुवत निम्न दाब वाला क्षेत्र इधर बन गया, ऊपर भारत में बन गया, और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा और ऊपर, तो इस क्षेत्र जो है इस ओर जो है बढ़ जाती है, और सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। यही बात मैंने कही कि इनमें नमी नहीं होती है, ये बारिश नहीं कर सकती, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है एवं बाहरी होती है, एवं बहती है। ये स्थलीय भागों पे, यहाँ पे तो कोई समुद्र इत्यादि है नहीं, और यहाँ से जो है उत्पन्न हो रही है, ये जो है इधर जो है स्थल भाग से आ रही है, इधर जो है हिमालय वाले क्षेत्र से आ रही है, इनमें तो कोई जो है वहां पर न वहां पे गर्मी है और न वहां पे जो है उनके पास नमी है, तो ये जो है इनके पास नमी नहीं है। अब जैसे ये इस क्षेत्र में पहुंची तो यहाँ तो ये तो गर्म तो हो गई है, और गर्म हो गई तो यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर इन्होंने जो है इन्होंने यह इस क्षेत्र से क्या कर दिया, ये वाला क्षेत्र जो है जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, इधर अरब सागर जो है वाला क्षेत्र है, यहां से इन्होंने जो है पानी उठा दिया, यानी यहां से इन्होंने जो है वाष्प जो हो रहा था, इन्होंने जो है अपने साथ आर्द्रता ग्रहण कर ली है, और आर्द्रता ग्रहण कर ली, अब ये जो है पौने कैसे हो गई, भारी हो गई है, और इधर जो है ये भी पहले भी भारी थे, लेकिन अब जल को लेकर के वो चल रही है, तो स्थलीय भाग से उत्पन्न होने के कारण बहती है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कहानी बनती है। यहां पर कोई कोरियलिस फोर्स की बात को समझाई गई कि कोरियलिस फोर्स क्या है, तो कोरियलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होते हैं, ये आवासी बल है। ये कैसे उत्पन्न हो रहा है कि कोरियलिस बल जो है पृथ्वी घूर्णन के कारण हो रहा है, और जो पवने हैं तो पवने पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है, यदि मान के चले कि पवने जो है यहां से चल रही है, ऐसे चल रही है, यूं चलना था पवनों ने सीधे यूं, लेकिन उसके घूर्णन के कारण जो है वो यूं न चल करके फिर यूं चलेगी, ऐसे चलेगी। उत्पन्न बल कोरियलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, ध्यान रखना आप लोगों को जो है प्रश्न पूछा जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। वायु दाब और पवन तंत्र जो है अद्वितीय है, इस प्रकार जो है अन्य जगहों पे नहीं है। एशिया में जो है एक आध जगह पे है, ऐसा जो है अन्य जगहों पे नहीं, तो ये बिल्कुल अलग से है। नहीं तो भारत में जो है शुष्क यहाँ पर जो है बहुत कम बारिश होनी थी। शीत ऋतु में कहा जा रहा है, शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। अब शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर की तरफ जिधर जो है हम पार हिमालय इत्यादि देखते हैं, ट्रांस हिमालय, उधर क्या कहा जा रहा है, उच्च दाब हो जाता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। अब कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र की जो ठंडी हवाएं कहाँ है, दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और ये वहां से जो निम्न दाब क्षेत्र बनेगा जो है, ये जो उच्च दाब क्षेत्र बनेगा, तो उच्च दाब पवनें बहती है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। तो यदि जो है इस क्षेत्र में यहाँ पर जो है उच्च दाब बन रहा है और यहाँ पे निम्न दाब बन रहा है, तो ये पवनें यहाँ से इधर के लिए बहेगी, इस तरफ के लिए बहेगी, और यहाँ की पवनें क्या हो रही, गर्म हो रही है और ऊपर उठ रही है, और यहाँ ये आ रहे तो ये भी गर्म होकर ऊपर उठेगी, तो ये एक चक्र चलता रहेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में जो है आंतरिक एशिया एवं उत्तरी पूर्वी भारत के उत्तर पूर्व वाला जो भारत के ऊपर जो है कैसा वो बन जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में गर्म, जो जैसे ग्रीष्म ऋतु होगी तो उत्तर पूर्व वाले हिस्से में, भारत के उत्तर पूर्व वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में, इधर वाले हिस्से में क्या हो जाएगा, निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, निम्न दाब। और निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा तो जो है पवनें जो है इस तरफ के लिए बहने के लिए, इधर जो है खाली हो गए, निम्न हो गए, यहाँ पे खाली हो रहा है, और खाली हो रहा तो यहाँ को इस स्थान को भरने के लिए पवनें जो है
बहेगी। मान लीजिए हम जो है कमरे पे आग जलाते हैं, कमरे को बंद रखते हैं, हीटर जलाते हैं, वहाँ की हवा जो है गर्म होकर के हल्की हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है, और जैसे हम जो है कमरे को खोलते हैं एकदम से बाहर की हवा अंदर आ जाती है। तो बाहर क्या है, बाहर जो है उच्च दाब है, और उच्च दाब से पवनें जो है निम्न दाब की तरफ बहती है। तो यहाँ पर जो है ये उत्पन्न हो जाती है। जब यहाँ पे ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो वहां के लिए हवा बहेगी, और वहां हवा बहेगी तो खूब बारिश करेगी। तो अब ये इसका कारण बताया जा रहा है, इस पे जो है आगे बताया जा रहा है कि अब क्या होगा। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुववृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। अब हो क्या गया है कि गर्मी का मौसम है, इधर जो है सूर्य सीधे चमक रहा है, और इधर जो है निम्न दाब क्षेत्र बन चुका है, पूरे भारत में निम्न दाब क्षेत्र बन चुका है। निम्न दाब क्षेत्र बन चुका है तो क्या कहा जा रहा है कि गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है, वायु दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर भारत में जो है 6 महीने तक तो पवनें चलती है समुद्र से स्थल की तरफ, और 6 महीने जो है चलती है स्थल से समुद्र की तरफ। तो अब पवनों की दिशा जो ऐसे चल रही थी इधर की, अब इनकी दिशा इधर हो गई, और इनकी दिशा क्या हो गई कि दक्षिण पूर्व जो है हवाएं जो आ रही थी, व्यापारिक हवाएं, ये बहते हुए विषुववृत्त के पास जैसे पहुंचे, जहां विषुववृत्त बन रहा है, वृत्त के को पार कर, जैसे विषुववृत्त को जो है उन्होंने पार किया। तो विषुववृत्त पे ध्यान रखना कि जो आपका कोरियलिस बल है वो जो है वहां पर कोरियलिस बल का शून्य प्रभाव होता है। जैसे जैसे विषुववृत्त की तरफ पहुंचे वहां पे जो है शून्य प्रभाव होता है, और ध्रुवों पे सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। तो ये जो है कोरियलिस बल के कारण क्या हो जाएगा, अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाएगी, और दाहिनी ओर मुड़ने से क्या हो जाएगा कि जहां निम्न दाब क्षेत्र बन चुका है वहां के लिए, क्योंकि यहाँ जो है खाली स्थान है, उसको भरने के लिए वो पवनें आएगी करके बहने लगती है। इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें, इन पवनों को, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर दक्षिण है पश्चिम, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून, तो इन पवनों को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। ये पवनें भारत में क्या करती है, बारिश करती है, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये पवनें कोष्ण महासागरों से जो गर्म, अब ये महासागर वाला क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र क्या हो चुका है, गर्मी की चपेट में आ गए, सूर्य सीधे चमक, तो यहाँ पे गर्म महासागर है, और गर्म महासागर से क्या है, कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती है और नमी ग्रहण करती है तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है, और भारत के जो है इस मुख्य भूमि पे क्या करेगी, बारिश करेगी। आप लोगों को अपने जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजों को जो है ध्यान रखना, और कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करते जाने हैं। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। तो ये मैंने पहले कहा कि भारत में जो है मुख्यतः कितने ऋतुओं को पहचाना जा सकता है, 4 ऋतुओं को, वैसे जो है 6 ऋतु है, लेकिन भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को। शीत ऋतु, उत्तरी भारत में शीत ऋतु, अब उत्तरी भारत में शीत ऋतु कब होती है, तो उत्तरी भारत में कहा जा रहा है शीत ऋतु मध्य नवंबर से प्रारंभ होकर के, मध्य नवंबर से, ध्यान रखना कि किस प्रकार से, किस समय, मध्य नवंबर से प्रारंभ होकर के फरवरी तक रहती है उत्तरी भारत में। भारत के उत्तर भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तो भारत के जो है उत्तर भाग में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने, यदि पूछा गया कौन से रहते, ये रहते। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। अब तापमान कहा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो तापमान घटेगा, यानी इस तरफ से इस तरफ के लिए बढ़ेंगे, इस तरफ के लिए बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे तापमान ज्यादा रहेगा, ये विषुववृत्त के नजदीक है। और जैसे जैसे हम जो है इधर के ऊपर की तरफ जाएंगे, इधर हिमालय की तरफ जाएंगे, तो वैसे तापमान घटता जाएगा। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। रात में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपर ढालों पर हिमपात होते हैं।
अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है उत्तर वाले हिस्से में दिन तो गर्म होंगे लेकिन रातें ठंडी होगी। उत्तर में जो है क्या होगा, तुषारपात भी होगा। हिमालय के उत्तर में हिमपात होते हैं। इस ऋतु में हम जो है शीत ऋतु की बात कर रहे हैं। तो शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें, देश में उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवनें अभी तक हम देखी ये प्रभावित होती है। अब इसमें शीत ऋतु में ये पवनें चलती है और एक किस तरफ चलेगी, भूमि से जो है समुद्र की तरफ होती है, स्थल से समुद्र की ओर बहती है। इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम रहता है, क्योंकि इनके पास कहीं जो है ये स्थल भाग से कहीं जो है यहाँ पर कोई बड़ी जो है सागर झीलें इत्यादि नहीं जहां से पानी उठाए और यहाँ बारिश करे, तो ये जो है इस समय शुष्क मौसम रहता है। तो शीत ऋतु में आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है कौन सी जो है पवनें बहती है और किस तरफ के लिए बहती है, और वो जो है उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि यहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। अब कहा जा रहा है कि ये पवनें जो है ये जो ऐसे में पवनें बह रही है, यूं बह रही है, ये जो है कहां पे बारिश करती है, तमिलनाडु के तट पे, कोरोमंडल के तट पे। तो नवंबर दिसंबर में जो बारिश होती है वो यहाँ पर तमिलनाडु के तट पे बारिश होती है। वैसे उत्तर भारत में बारिश होती है वो जो है अभी देखेंगे जो है दूसरे कारण से होती है, लेकिन यहाँ पर इस समय तो ये यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से, यहाँ से जो बंगाल खाड़ी के ऊपर से जब पवनें आती है तो यहाँ से जल उठाती है और इस क्षेत्र में बारिश करती है। और एक बारिश यहाँ पे जो है क्या होगा, यहाँ पर फिर जैसे जैसे फिर वायु ताप जो पेटियां हैं और वायु दाब पेटियां जब खिसकने शुरू हो जाएगी तो दक्षिणायन होने शुरू हो जाएगी, तो इधर जो है क्या बन जाएगा, निम्न दाब क्षेत्र बनेगा। निम्न दाब क्षेत्र बनेगा तो पवन जो है इधर इसको भरने के लिए यहाँ से इधर के लिए आएगी। यहाँ पर जो है क्या आएंगे उस समय, चक्रवात की स्थिति वहां पे बनेगी और यहाँ पे जो है फिर चक्रवात और ये जो है फेरल सब नियम तोड़ करके इस क्षेत्र में जो है बारिश करेगी। तो क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब कैसा हो जाएगा, देश के पूरे भाग में स्थिति ऐसी बन जाएगी कि देश के उत्तरी भाग में, उत्तरी वाले भाग में कमजोर उच्च दाब, अब उच्च दाब बन गए। अब ताप कम है, उच्च दाब बन जाता है, जिससे हल्की पवनें क्या होगी, इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रभावित होगी। हल्की पवनें तो बाहर निकल जाएगी और वहां पे भारी पवनें आ जाएगी। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वह विशेष लक्षण है। तो ये जो है पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिम में, पश्चिम और उत्तरी पश्चिम से जो है चक्रवात विक्षोभ का विशेष लक्षण है। ये जो है यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर, ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं और पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होता है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश। तो पश्चिमी पवन है उस समय जो पश्चिमी जेट है उनके साथ जो है वो चलती है और भारत में जो है प्रवेश करती है। हिमालय जैसे पड़ता है तो हिमालय से जो है जो तिब्बत का पठार है, पामीर का पठार है, तिब्बत वाला क्षेत्र है, वहां से ये क्या करती है कि वहां से जो है ये दो भागों में बढ़ जाती है। कुछ जो है तिब्बत की तरफ जाती है और कुछ जो है ये भारत, कुछ एक शाखा उसकी भारत की तरफ जो है उत्तरी भारत की तरफ आती है। ये जो हिमालय उसको जैसे हिमालय से टकराती है दो हिस्सों में बढ़ जाती है। तो इससे जो है क्या होता है कि एशिया के ऊपरी पवन तथा पवनें साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है। तो शीतकाल में जो है उत्तरी मैदानों में बारिश होती है, पर्वतों पर हिमपात। तो इसी कारण जो है पर्वतों पे, हिमालय पे क्या होता है, हिमपात होते हैं, बर्फबारी होती है, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। बहुत अधिक आवश्यकता है ही, क्योंकि जो है यहाँ पर जो फसलें इत्यादि उनके लिए है। हिमालय पे हिमपात होगा तो वहां पे जो है हमें पानी के स्रोत वहां मिलेंगे। और यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट, ये ध्यान रखना, स्थानीय तौर पे इसे महावट कहा जाता है। कुल मात्रा कम होती है, ये कम है, लेकिन जो रबी की फसल है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय जो पहाड़ों में
या उत्तरी भारत में जो गेहूं की फसल हो रही है उसके लिए जो है जो भी रबी फसल है वो उसके लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है ध्यान रखना कि ये जो बारिश है ये पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश हो रही है ये पश्चिम से पूरब की तरफ घटती जाती है, पश्चिम में ज्यादा और पूरब में कम। लेकिन जो मानसूनी बारिश है ये पूरब से पश्चिम की तरफ घटती जाती है। ये उल्टा होगा, मानसूनी बारिश पूरब से पश्चिम की तरफ घटेगी और पश्चिम विक्षोभ से जो बारिश होगी वो पश्चिम से पूरब की तरफ घटती जाएगी। प्रायद्वीप भाग में शीत ऋतु, अब ये प्रायद्वीप भारत जो है इसमें यानी जो दक्कन वाला क्षेत्र है शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती, वहां पर कोई शीत ऋतु पता नहीं लगता है, वहां पर स्पष्ट नहीं है। जो ये जो है ये इस प्रकार की समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण, अभी जो समुद्री पवनों के प्रभाव है क्योंकि उस समय जो है वहां पर क्या होगा, समुद्री पवन समुद्र का समकारी प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारंभ में ना के बराबर परिवर्तन होता है। तो ये हमने पहले ही देख लिया है। ग्रीष्म ऋतु, अब ग्रीष्म ऋतु में क्या है, सूर्य के उत्तर की ओर आवासी गति, अब सूर्य का जो है उत्तर की ओर आवासी गति हो रही है। अब तो ये भी नहीं बनना सही, ये जो पट्टी है जो यहाँ पे मकर रेखा और अब जो है सूर्य इधर कर्क रेखा पे सीधा चमक रहा है, तो इसकी आवासी गति किधर के उत्तर की तरफ हो गई। तो उत्तर की ओर आवासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाते हैं। तो भूमंडलीय ताप पट्टी जो ताप पट्टियां भी है, ये वाली जो ताप पट्टियां थी ये भी जो है किस तरफ खिसक गई, उत्तर की तरफ। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो दक्कन का पठार है, तो दक्कन का जो पठार का जो तापमान है ये कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में मार्च में ही यहाँ पर कितना हो जाता है, 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 38 डिग्री तक पहुंच जाता है मार्च में ही, यानी यहां पर अब खूब मार्च में ही चमकने लग जाता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश, अप्रैल तक कहां तक पहुंच जाएगा, मध्य प्रदेश तक पहुंच जाएगा ऊपर, मध्य प्रदेश एवं गुजरात वाला ही हिस्सा, इधर वाला भी हिस्सा भी। गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री, यहां पर जो है अप्रैल तक 42 डिग्री तक पहुंच जाता है, सेल्सियस हो जाता है। मई तक आते आते देश के उत्तर पश्चिम भागों में, देश का जो है उत्तर वाला भाग, पूरा ये उत्तर वाला भाग और जो है ये पश्चिम वाला भागों तक तापमान सामान्यतः 45 डिग्री, ध्यान रखना कि कितने डिग्री, तो 45 डिग्री की बात की जा रही है, सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीप भाग में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है, यहाँ पर जो है यहाँ नहीं बढ़ेगा ज्यादा, यहाँ पर जो है समुद्री प्रभाव के कारण जो है तापमान इतना ही रहेगा, 35 से 38 ऐसे ही रहेगा, 35 से 38 ऐसे ही रहेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा यहाँ। लेकिन ज्यादा प्रभाव कहाँ पड़ेगा, ये जो है जो भूमि वाला हिस्सा है इसमें पड़ेगा। देश के उत्तरी भाग में, अब कहा जा रहा है कि उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। जैसे तापमान में वृद्धि हुई वो यहाँ पे जो है इस उत्तरी वाले भाग में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे जो है वायु दाब घट जाएगा, ताप बढ़ा दाब घटा। मई के अंत में, जय मई के अंत उत्तर पश्चिम, ये वाला जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र, इस तरफ के लिए में थार के रेगिस्तान से लेकर के पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में और दक्षिण पूर्व में जो ये जो है दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा है, तो दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, पूरा क्षेत्र जो है कम दाब का उत्पन्न हो जाता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। अब पवन का परिसंचरण यानी पवन अब जो है कम दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो इस तरफ के लिए जो है आएगी, अब बाहर से जो है पवन इस खाली स्थान को भरने के लिए आएगी। तो प्रारंभ होता है लू
अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी, यानी अब लू चलने लगेगी, एक प्रभावी लक्षण है। इस समय जो है लू चलने लगी। धूल भरी गर्म शुष्क पवने, धूल भरी और शुष्क पवने चलेगी, शुष्क पवने होती है ये लू, जो दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती है। तो उत्तर और उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में, ये तो राजस्थान वाला जो है, आपका गुजरात वाला क्षेत्र है, इसमें कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है, कभी कभी तो देर शाम तक भी चलती रहती है। और इसका क्या होगा, इसका प्रभाव, हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है इसका, ये लू का प्रभाव बहुत घातक भी रहता है। और उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां चलती है, और धूल भरी आंधियां उत्तरी भारत में चलती है। तो ये स्थिति हो जाएगी। क्यों हो रहा है ऐसा, कि कम दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो गया और ताप ज्यादा हो गया, दाब कम हो गया। दाब कम होने से जो है हवाएं क्या हो रही, उस स्थान को भरने के लिए आ रही है। ये आंधियां, जो ये आंधियां होगी, ये अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है, स्थायी रूप से तो नहीं, लेकिन थोड़े समय के लिए। जब बहुत ज्यादा आंधियां, जैसे जो है हम यहाँ पहाड़ों में देखते हैं कि कभी हवाएं चलती, तेज हवाएं चलती, थोड़ी देर के लिए वो हवाएं क्या करती है, बाद में वो आराम में पहुंचाती, थोड़ा जो है ठंडक महसूस होती है, क्योंकि तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाएं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश भी होती है। तो ये हवाएं कभी कभी जो है ऐसे भी कर देती है। इसके साथ प्राय हिम वृष्टि भी होती है, ओले इत्यादि गिरने इत्यादि ऐसी। तो बैसाख के महीने में ये आप जो है आप लोगों को जो ध्यान देना है, बैसाख के महीने में होने के कारण अब ये जो है ये स्थिति ऐसी बन रही है कि प्री मानसून की स्थिति बन रही है, और मानसून से पहले की जो बारिश हो रही है, ये इसके लक्षण है। हवाएं बाहर से भरने के लिए आ रही है, तेज हवाएं आ रही है। तो अब ये कहा जा रहा है, इसके साथ कभी कभी मूसलाधार बारिश हो रही है। तो ये जो है बैसाख का महीना है, और बैसाख के महीने बैसाख के महीने में होने के कारण जो है पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। इसको पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी, बहुत गरज के साथ बारिश करती है, नुकसान, हवाएं तेज, कहीं पेड़ों का गिरना, तो इसलिए इसे काल बैसाखी। तो पश्चिम बंगाल में प्री मानसून से पहले जो बारिश आती है, इसे जो है काल बैसाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में, जैसे जो है ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। यानी यहाँ पर जो है क्या हो जाती है, मानसून से जो है जो वर्षा ऋतु, यहाँ ग्रीष्म ऋतु खत्म हो रही है, वर्षा ऋतु शुरू हो रही है, तो इसके अंत हो रहा है। तो यहाँ पर कर्नाटक और केरल में, पश्चिम बंगाल में तो यही स्थिति हो रही है, काल बैसाखी कहा जा रही है। लेकिन कर्नाटक और केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा, यहाँ पर जो है कर्नाटक और केरल में, इधर जो है हमने देखा कि पश्चिमी घाट में थोड़ा ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, तो इनमें ये क्या कर देगी, जो है इन पवने जो यहाँ से अब जो है यहाँ इंटर करना चाह रहे, इनको रोक देती है, और यहीं पे इस तटों पे जो है बारिश होनी शुरू हो जाती है। इधर जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर भी बारिश होगी, ये भी प्री मानसून की बारिश होगी। तो इधर तो होगी, जो ये लक्षद्वीप समूह यहाँ पर भी होगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूर्व मानसून वर्षा होती है, इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। इन बारिश के कारण जो है आम जल्दी पक जाते हैं, और प्राय इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। तो कर्नाटक में इसे आम्र वर्षा कहा जाता है, वैसे केरल कर्नाटक में आम्र वर्षा, परंतु केरल में, ये केरल के लिए वहां पर कॉफी की खेती हो रही है, तो उसे जो है कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है। केरल में उसे जो है जाना जाता है, कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है। और यही वर्षा जब जो है असम के क्षेत्र में, असम वाले क्षेत्र में होती है, तो उसे बोडाई शिला, असम वाले क्षेत्र में उसे बोडाई शिला कहा जाता है। इस बात के आप लोग ध्यान रखना। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। जो दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं, अब वो क्या हो जाएगी, वो जो फेरल के नियम जो ऐसे चल रही थी, पवनें यूं चल रही थी, ऐसे चल रही थी, अब यहाँ से जो है फेरल का नियम क्या हो जाएगा, ये दाहिनी ओर यहाँ से मुड़ने शुरू हो जाएगी, यूं ये दाहिनी ओर मुड़ेगी और यहाँ जो है भारत में इंटर करेगी। तो ये जो है अब भारत में इंटर करेगी, तो यहाँ पर क्या दो शाखों में, एक जो है बंगाल की खाड़ी से और एक इधर से इंटर करेगी।
और यहाँ से जहाँ जहाँ इन्हें घाट मिलेंगे, जहाँ जहाँ से इन्हें नदी घाट मिलेंगे, वहाँ वहाँ से जो है प्रवेश करेगी। और यहाँ से भी जहाँ जहाँ से इन्हें घाट मिलेंगे वहाँ से वो प्रवेश करेगी। और जहाँ पर दो शाखाएं मिलेगी वहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, बादल फटने जैसी स्थिति हो जाएगी, वहाँ पर जो है अतिवृष्टि हो जाएगी। और यहाँ पर जो है इधर जहाँ पर जो पवने ज़्यादा मजबूत नहीं हुए जो है डाल के किनारे किनारे चलती रहेगी, और जहाँ से वो जो है उन्हें फिर मिलेगी वहाँ से वो इंटर कर जाएगी। तो यहाँ से जैसे ये पूरी भारत में पवने पहुंची, तो पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पे असम वाले क्षेत्र में या असम वाले क्षेत्र से पहले जो आपके मेघालय में, तो मेघालय में गारो खासी जैंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर फनल इफेक्ट होता है। वहाँ पर जो है वो पहाड़ियाँ तीनों कीप आकार की पहाड़ियाँ हैं, यानी 3 पहाड़ियाँ हैं, और उनके बीच में जो है वो पवने फंस जाती है। वहाँ से बाहर वहाँ इंटर तो कर जाती है लेकिन बाहर आने का रास्ता वहाँ से नहीं मिल पाता है, और वहीं वो घूमती रहती है। वहाँ वो सबसे ज़्यादा बारिश करती है। और मौसिनराम जो है खासी में मौसिनराम है, जहाँ पर जो है चेरापूंजी में ही मौसिनराम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये जो है आप फिर उसके बाद जो है वो पवने क्या करेगी। अब उससे पहले जो बांग्लादेश है, पहले तो यहाँ से बांग्लादेश पड़ेगा, तो बांग्लादेश में जो है जैसे बांग्लादेश है वो जो है आपके मेघालय में पहुंचते, तो बांग्लादेश में कोई जो है ऊंची पहाड़ियां नहीं है, तो इसलिए बांग्लादेश जो है उन वहां पे वो बारिश नहीं करती और जो है वहां पे करे। वहां से फिर वो निकलेगी असम की तरफ। यहाँ से जो है हिमालय, हमने देखा कि हिमालय उत्तर से दक्षिण की तरफ है, और इधर जो हिमालय असम वाले क्षेत्र में पहुंचे, तो इधर से जब ये पवनें ऐसे चलेगी तो यहाँ हिमालय यहाँ जो है उनको बाहर नहीं जाने देगी, और फिर यहाँ से जो है पवनें ऐसे असम की तरफ, इधर असम में खूब बारिश करेगी, इधर असम वाले क्षेत्र में बाढ़ लाएगी। जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है वहां पर खूब जो है बारिश होगी, वहां बाढ़ आएगी। धीरे धीरे पवनें जो है फिर आगे बढ़ेगी और जो है उत्तर भारत की तरफ आएगी। और इधर से जब जो है हम यहाँ से पवनें देखेंगे राजस्थान वाले क्षेत्र से, और जो है राजस्थान में तो बारिश कम होती है, अरावली श्रेणी है। अरावली श्रेणी में जो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की गुरु शिखर में तो खूब माउंट आबू है, माउंट आबू में गुरु शिखर है सबसे ऊंची चोटी उसकी, तो उधर माउंट आबू में गुरु शिखर में वो खूब बारिश करेगी। लेकिन फिर उसके पैरेलल चलेगी, क्योंकि वहां पर जो है वो पहाड़ी बिल्कुल वो घिस चुकी है और वहां पर बारिश नहीं होगी। और यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में जो ये पश्चिम वाला क्षेत्र है, यहाँ जो है क्या रह जाएगा, शुष्क रह जाएगा। और उसकी क्योंकि ये जो है ये पहाड़ी ऐसी, ये अरावली ऐसी है, तो इसमें जो है ये इसके सीधे इसके समांतर चलती जाएगी, और यहाँ जो है बारिश से अछूता रह जाएगी, इधर बारिश नहीं होगी और पवनें आगे चले। जब ये जो है पवनें आगे चलेगी जो है हिमाचल वाले क्षेत्र में, ये राजस्थान वाले क्षेत्र में या पंजाब वाले क्षेत्र में, उधर जो इंदिरा गांधी कैनाल से जो है वहाँ पे सिंचाई हो रही है, वहाँ से फिर जो है उठाएगी अपने साथ पानी उठाएगी। यहाँ जो है जैसे टिहरी डैम बना हुआ है, यहाँ से पानी उठाएगी, और उत्तराखंड में और हिमाचल वाले क्षेत्र में इधर से भी पवनें आ रही है, और जहाँ पर ये मिलेगी वहाँ पर ये जो है फिर क्या करेगी, वहाँ पर जो है क्या हो जाएगा कि बादल फटने वाली घटनाएं होगी और अतिवृष्टि वहां पे होगी। तो इस प्रकार से जो है ये पवनें चलेगी। तो ये पवनें जो है मैंने आप लोगों को बताया कि जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ जो है कम बारिश करेगी, जैसे जैसे पश्चिम की तरफ आएगी वैसे जो है कम बारिश होगी। तो आगे देखते हैं आगे जो है इसमें क्या है। तो ये हमने देख लिया। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था और तीव्र हो जाती है, यह दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है, ये हमने देख लिया है। इसके बाद जो है आगे चलते हैं। अब किसके समय जो है क्या स्थिति बन रही है इसको थोड़ा देखते हैं। वर्षा ऋतु एवं मानसून का आगमन। अब मानसून का आगमन हम देखते हैं कि 1 जून को यहाँ पर जो है ये भारत में इंटर कर जाते हैं, और 1 जून ही ऑफिशियल डेट है मानसून की। 1 जून कब जो है मानसून भारत में इंटर करता है, तो 1 जून। हो सके थोड़ा लेट इत्यादि हो जाती है, कभी जो है हम पढ़ते हैं कि मानसून जो है लेट हो गया है, और मानसून लेट से क्योंकि हम लोगों की बात, भारतीयों की बात तो हो चुकी है, भारतीय भी कोई अपने काम टाइम से नहीं करते, तो मानसून भी जो है
थोड़ा लेट भी हो जाता है। और 5 जून तक हम देख रहे हैं इधर जो है ये बेंगलुरु वाला क्षेत्र इधर, ये जो यहाँ हैदराबाद इधर, 10 जून तक मुंबई, और यहाँ से देख रहे हैं तो भुवनेश्वर इधर पटना तक जो है यहाँ पर 5 जून तक यहाँ पे देख रहे हैं तो ये वाला क्षेत्र बांग्लादेश वाला क्षेत्र इधर 1 जून में जो है यहाँ पर जो पूर्वोत्तर वाले जो है मेघालय इत्यादि वाला क्षेत्र है, मेघालय वाले तो नहीं, मिजोरम वाले क्षेत्र में इधर इंटर कर जाता है। और इधर जो है 15 जून तक अहमदाबाद लखनऊ इत्यादि वाले ये क्षेत्र, 1 जुलाई तक तो ये पूरा उत्तरी भारत आ जाता है, सिर्फ जो है ये वाला क्षेत्र थोड़ा छूटता है। और 15 जुलाई तक जो है यहाँ ये पूरा 15 जुलाई तक, तो ये जो है इसका जो जैसे जैसे ये जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है उसी तरफ जो है यहाँ जहाँ सबसे लास्ट में यहाँ से सबसे पहले जो है वापस भी यहीं से सबसे पहले होगी। तो 15 जुलाई तक यहाँ तक जो है पहुंच रहा है, वापस भी सबसे पहले यहीं से होगी। तो इसलिए इस क्षेत्र में सबसे कम बारिश, बिल्कुल बहुत कम बारिश, 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश। तो ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है। अब ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें थी जो दक्षिण से और पूर्व से ऐसे में चल रही थी, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें। तो ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें क्या कहा जा रहा है, दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। क्योंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए ये अपने साथ, अब ये जो है गर्म महासागरों से वो गुजर रही है और अपने साथ क्या कर रही है, महाद्वीप में अधिक मात्रा में नमी लाती है तथा 30 किमी प्रति घंटे के औसत वेग से चलती है। ध्यान रखना कितने से चलती। समुद्र सुदूर उत्तर पूर्व भाग को छोड़ करके ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। तो सुदूर जो है उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र की बात की जा रही है यहाँ पर, ये वाला क्षेत्र सुदूर उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में कहा जा रहा है कि ये जो है क्या होती है, इसको छोड़ करके लगभग 1 महीने में यहाँ पूरे उत्तर भारत में पहुंच जाती है। तो 1 जुलाई तक देखो तो यहाँ 1 जून से और 1 जुलाई तक लगभग पूरे उत्तर भारत में पहुंच चुकी है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के, जो पश्चिम घाट के है पवनमुखी घाट, इन पवनमुखी भागों में लगभग कितना कहा जा रहा है, 250 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। इन घाटों में यहाँ से जो है ये पवनें उठ रही है और इस क्षेत्र में खूब बारिश करेगी। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी बारिश होगी, यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाये क्षेत्र में आते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो दक्कन का पठार है एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में, जो भाग जो है मध्य प्रदेश के कुछ भागों में एक तरफ से बारिश करेगी, दूसरी तरफ से बारिश नहीं करेगी। पवन विमुखी ढाल इसे का, पवनमुखी और पवन विमुखी, पवनमुखी वाले ढाल में तो करेगी लेकिन पवन विमुखी वाले में नहीं करेगी, तो इसमें नहीं करेगी। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्व भागों में होती है। तो ये जो है बारिश कहाँ होती है, देश के उत्तर पूर्व वाले भाग, यानी जो असम, जो मेघालय, मिजोरम इत्यादि ये वाले क्षेत्र है उसमें होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखला में स्थित मासी नाम में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। तो खासी पहाड़ी में होती है सबसे ज्यादा, खासी पहाड़ी के दक्षिण भाग में। तो इसका जो खासी पहाड़ी है उसके दक्षिण वाले भाग में, तो खासी पहाड़ी जैसे जो है यहाँ से पवन गए और इसमें टकराई, तो इधर वाले भाग में सब ज्यादा बारिश होती है, दक्षिण वाले भाग में औसत से अधिक। गंगा की घाटी में, अब गंगा की घाटी में पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। गंगा की घाटी में गंगा नदी है और गंगा नदी की घाटी में जो है पूरब में तो बारिश ज्यादा है, पश्चिम की तरफ जो है क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, इधर घटती जाते हैं। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आकृति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। तो इसकी कहा जा रहा है कि उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति, कितना ये
निम्न दाब ज्यादा बना है और कितनी इसकी आवृत्ति, बार बार यदि अधिक बार आवृत्ति हो रही है तो ये जो है बारिश की मात्रा को निर्धारित करेगी। बहुत कम जो है निम्न दाब बन रहा है तो कम बारिश होगी, और ज्यादा बन रहा है और ज्यादा टाइम तक रह रहा है तो बारिश ज्यादा होगी। अब है मानसून की वापसी। मानसून की जो वापसी होगी, ये मानसून की वापसी में हम देख रहे हैं कि 1 सितंबर 15 सितंबर तक तो यहां पहुंच रहा था मानसून, और 1 सितंबर से यहां से वापस हो चुका है। 15 सितंबर से इस क्षेत्र से हो गया, 1 अक्टूबर से इधर से हो रहा है, इधर जो है 15 अक्टूबर से इधर हो रहा है, 1 नवंबर से इधर हो रहा है, 15 नवंबर इधर हो रहा है, और 1 दिसंबर इधर हो रहा है। जहां सबसे पहले आए वहां सबसे जो है बाद में। लेकिन इस बीच में क्या आएगा, इस बीच में जो है मानसून का जो है ब्रेक वाला वो आएगा, समय आएगा। तो बीच में जो है इंटर वर्ल्ड टाइप का आएगा, बीच में जो है ब्रेक होगा मानसून का। तो यहाँ पर लेकिन ये है कि जहां सबसे पहले आया तो ये जो चेन्नई वाले जो है यहाँ पर जो नवंबर और दिसंबर में इस क्षेत्र में जो है बारिश हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आवासीय गति, अब जो है अक्टूबर नवंबर में सूर्य की आवासीय गति दक्षिणी तरफ होगी, और इसके कारण मानसून गर्त, निम्न दाब वाला गर्त उत्तर मैदान के जो है ऊपर शिथिल हो जाएगा, यहाँ पर जो है शिथिल हो जाएगा, और जो है धीरे धीरे जो है उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान यहाँ जो है उच्च दाब हो जाएगा। यहाँ पे ताप कम हो जाएगा, यहाँ पे दाब बढ़ जाएगा, और दाब बढ़ने से जो है ये हवाएं इधर से यहाँ भारी हवाएं यहाँ बैठनी शुरू हो जाएगी, और दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून था, ये पश्चिम और ये दक्षिण, ये जो है शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पीछे हटने लगता है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पौने उत्तर के मैदान से हट जाती है। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना जो है गर्म वर्षा ऋतु से शिथिल ऋतु में परिवर्तन का काल है। ये जो अक्टूबर और नवंबर का मौसम कैसे हो जाएगा, गर्म से जो है गर्म जो वर्षा ऋतु से जो है अब शीत ऋतु में बदलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जो है क्या होगा आगे कि मानसून की वापसी में हम देखते हैं कि परिवर्तन जो मौसम है, तो इसमें क्या होगा परिवर्तन मौसम में, तो दिन का तापमान उच्च। अब उत्तरी भारत में क्या होगा कि अक्टूबर जो है अक्टूबर तक जो है दिन का तापमान उच्च रहेगा। उच्च रहने से रातें जो है ठंडी होगी, सुहानी होगी। स्थल अभी भी आर्द्र होते हैं, और स्थल में क्या है, आर्द्रता है, लेकिन वहां पर जो है भारी हवाएं आ चुकी है, और वो जो है उन हल्की हवाओं को अब उठने नहीं देगी। और वहां पर जो है जो स्थल अभी आर्द्रता है इसमें, लेकिन ये क्या करेगी, ये जो है हवाएं अब वो भारी हवाएं उनको दबा रही है, और वो क्या करेगी, वो जो है उसमें उस समय ह्यूमिडिटी की मात्रा तो रहेगी, लेकिन ये क्या करेगी इस समय उमस वाली गर्मी जो सितंबर अक्टूबर जो है में यहाँ पर जो है उमस होगी। और उच्च तापमान दिन में है तो उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहाय, यानी जो क्या होने लग जाएगी कि एक जो है पसीना आना, और जो है जो एक तरफ से असहनीय हो जाएगी, यानी जो है उस समय आर्द्रता है इसमें हवा में, तो हो जाता है। इससे सामान्यतः उमस, जो उमस मैं कहना चाह रहा था, तो क्वार की उमस, इसे क्वार की उमस के नाम से, तो क्वार की उमस क्या है, यही है कि ना अक्टूबर के उत्तरार्ध में, अक्टूबर का जो उत्तरार्ध होगा विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगेगा। अक्टूबर के जो है 15 अक्टूबर के बाद जो है तापमान गिरने लगेगा। मासिन नाम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तथा स्टेलेग्माइट एवं स्टेलेक्वाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो है ये 2 प्रकार की गुफाएं यहाँ बनेगी, स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्वाइट गुफाएं बनेगी। तो स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्वाइट गुफाएं क्या है, तो इनको भी थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो है क्या। स्टेलेटाइट जो गुफाएं हैं ये कैसी बनती है कि ये तो बनेगी भूमि के अंदर ही, गुफाएं तो भूमि के अंदर होती है, लेकिन ये कैसे बनेगी कि ये ऊपर से नीचे की तरफ बनेगी।
यानी बारिश यहाँ ज्यादा है और ये क्या करेगी, वहां पर जो है कुछ खनिज तत्व है वहां पर, उनका जो है निक्षेपण होगा, और ये जो है क्या होगा कि कुछ बह जाएंगे कुछ तो वो गुफाएं कैसे होगी, लटकती हुई गुफाएं होगी। और ये गुफाएं, और जो स्टेले स्टेगमाइट गुफाएं हैं, ये कैसी बनेगी, ऊपर से जो है ये बनेगी नीचे से ऊपर के लिए, ये ऐसे बनेगी। यानी इसके जो है कुछ तत्व यहीं पे रह जाएंगे और कुछ यहाँ से बह जाएंगे, तो इस प्रकार की गुफाएं बनेगी। और ये जो है बनेगी स्टेलाक्टाइट जो है बनेगी, ये ऊपर से नीचे के लिए बनेगी। यानी गुफाएं हैं, और कुछ गुफाएं हैं जो ऊपर से जो है पत्थर ऊपर से जो है नीचे के लिए लटकते हुए वो मिलेंगे, और ये पानी से बनती है। तो नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भाग के उत्तर में निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी स्थानांतरित हो जाती है। तो बंगाली खाड़ी के ऊपर ये स्थानांतरित हो जाएगी निम्न दाब वाली अवस्था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी के कारण यहाँ पर चक्रवात आएंगे, निम्न दाब बन जाएगा, और निम्न दाब बनेगा तो वहां पे चक्रवात आएंगे। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है, और ये जो है ये चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं। चक्रवात सामान्यतः उत्तर भारत के पूर्वी तट को पार करते हुए, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा, यानी जो है ये जो है तटीय वाला इलाका है, तमिलनाडु वाला इलाका है, उसमें बारिश होगी होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों के अपदाबों से होती है, तो इन कारण जो है कोरोमंडल तट पे जो है बारिश होगी। अब है भारत में जो है जो वार्षिक वर्षा है, इसका वितरण क्या है भारत में वार्षिक वर्षा। तो भारत वर्षा का वितरण क्या है, पश्चिमी तट के भागों एवं पूर्वी तट भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। पश्चिमी तट, जो ये वाला पश्चिमी तट है, और ये पूर्वोत्तर वाला भारत है, इसमें लगभग जो है 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होते हैं। किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी ये राजस्थान है, यहाँ पे जो है इससे सटा हुआ जो है पंजाब वाला क्षेत्र है, इधर हरियाणा वाला क्षेत्र है, इसमें जो है और गुजरात वाला क्षेत्र है, इनमें जो 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के, तो यहाँ पे जो है दक्षिण पठार के जो है आंतरिक भाग और सह्याद्री के पूर्व में, तो सह्याद्री के ये पूर्व वाला जो हिस्सा है इसका जो ये आंतरिक भाग और ये वाला हिस्सा है, सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। तो इसमें जो है ये वाला हिस्सा और इसका जो है ये वाला हिस्सा पूर्वी सह्याद्री, ये सह्याद्री के पूर्व वाला हिस्सा, यहाँ पर भी जो है कहा जा रहा है कि कम होती है। यहाँ पर ये वाला है, ये 40 से 60 सेंटीमीटर वाला ये वाला हिस्सा है, ये वाला ये हिस्सा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो है कम होती है। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफी कम होती है। तो जम्मू कश्मीर के लेह में जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्षण यानी वर्षा नहीं होती, लेकिन वहां पर क्या होती है, वर्षा जो है ये हिम के रूप में होती है। जो देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है, और देश के जो है शेष हिस्से में जो है वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष के दूसरे वर्ष में होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा भिन्नता होती है। तो मानसून की इसके जो है ये एक वर्ष से जो है दूसरे वर्ष में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा के वाले क्षेत्रों जैसे राजस्थान, अब ये जो वर्षा की विषमता है ये निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे राजस्थान, गुजरात में कुछ भागों तथा पश्चिमी घाटों, वृष्टि छाये प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। तो जो है वर्षा की विषमता सब ज्यादा कहाँ पाई जाती है, राजस्थान, गुजरात
और पश्चिमी घाटों पे और वृष्टि छाया वाले क्षेत्रों में। तो मानसून में जो वर्षा की विषमता यदि पूछे जाए कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में, गुजरात में, पश्चिम जो है घाटों में और वृष्टि छाया प्रदेशों में, यहाँ पे जो है अधिक पाई जाती है वर्षा की विषमता। तो आप लोग इसको जो है पूरा देखिए और अपने जो है जानने वाले उनको आप लोग जो है इसको जो है आप अवश्य पहुंचाएं उन लोगों तक। और आप लोगों के लिए ये जो है निश्चित रूप से हेल्पफुल रहेगी और यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको जो है आप लोग अधिक से अधिक, और आप लोगों के जो है लगातार इसमें काम हो रहा है और आप लोगों के जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसको देखते हुए इसमें लगातार काम हो रहा है। तो धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और जितने भी पीछे वीडियो पड़ी हुई हिस्ट्री की, यहाँ पर जो है अभी लगातार आज चौथा 2 टॉपिक इसके रह गए कक्षा 9 के, और उसके बाद से तुरंत हम जो है ज्योग्राफी कक्षा 10 की शुरू करेंगे और ज्योग्राफी जैसे कक्षा 10 की हो जाएगी उसके बाद जो है फिर कोई दूसरा और देखेंगे। तो इस पे लगातार काम हो रहा है और आप लोग भी लगातार मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।